जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग जिस सोर्स को यूज कर रहे हैं पढ़ने के लिए वो विजन आईएएस का एक मटेरियल है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इजिली आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करा लीजिए और क्लास के साथ साथ वहां पर जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, जो एडिशनल पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, इस पीडीएफ में थोड़ी बहुत कुछ एरर्स भी हैं, उन एरर को भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को। और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल बजट, यूनियन बजट का जो पूरा टॉपिक है, जिस टॉपिक से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही अच्छे खासे प्रश्न बन करके एग्जाम में आते हैं, तो ये पूरा टॉपिक हम लोग इस क्लास के माध्यम से कंप्लीट करने वाले। ठीक है, ध्यान रखना। इसके साथ ही साथ मैं इस टॉपिक पर आपको बहुत अच्छे प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, क्वेश्चंस देने वाला हूं। आप लोग इस क्लास को पूरा करना और क्लास के साथ साथ जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करने को बोलूंगा वो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों ही पीडीएफ, मतलब जो बजट की पीडीएफ है हिंदी इंग्लिश में, और उसके साथ ये जो एमसीक्यू की पीडीएफ है, ये दोनों पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, बजट जब प्रस्तुत किया गया, ठीक है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा इस बजट को प्रस्तुत किया गया। तो बजट को प्रस्तुत करते समय उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली। ठीक है, मैं उसी लाइन से आज की इस क्लास को स्टार्ट करता हूं। उन्होंने बोला कि कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बनता है, बल्कि वह देश उसके सभी लोगों से मिलकर के निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक बात बहुत क्लियर समझना, आप सबकी जो पूरी प्रिपरेशन है, आप सबकी जो पूरा एफर्ट है अपने एग्जाम को लेकर के, अपने टारगेट को लेकर के, उसके लिए हर छोटे लेवल पर जो मेहनत है वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। प्लस उसके साथ साथ जहां से भी आपको थोड़ा वो सहयोग मिल पा रहा है वो सहयोग लीजिए, अपनी तैयारी को थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, यही एक बहुत पॉजिटिव नोट था। इसके साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, बजट होता क्या है, सबसे पहले बेसिक टॉपिक यहां से समझना स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 112 में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जितने पॉइंट में मार्क करा रहा हूं वो पॉइंट ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 112 के अंतर्गत एक वर्ड का प्रयोग किया गया, एक शब्द का प्रयोग किया गया, उसको हम लोग कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिंदी में क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। ध्यान दीजिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझो कि संविधान के अंतर्गत कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। हालांकि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बजट का नाम देते हैं, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, बजट होती क्या है, तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट के जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट होते हैं, जो गवर्नमेंट के अनुमानित प्राप्तियां होती हैं, और जो गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर या फिर खर्चे होते हैं, उनका एक विवरण होता है, उसको हम लोग कहते हैं बजट। बजट को इस प्रकार से समझिए, जैसे कि एक छोटी सी फैमिली है आपकी, ठीक है, उस फैमिली के अंतर्गत मानो 5 लोग हैं। ठीक है, 5 लोग हैं, 5 लोगों की अपनी अपनी कुछ कुछ प्राप्तियां हैं, कुछ कुछ वो लोग पैसे प्राप्त कर रहे हैं, उनकी कुछ इनकम है। ठीक है, अब आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, मतलब 2025-26 के लिए वो टोटल कितना पैसा पाएंगे, कितना पैसा उनके पास आने वाला है, प्लस कितना पैसा उनको खर्चा होने वाला है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ध्यान दीजिएगा, एस्टिमेटेड जो व्यय है, जैसे कि मानो वो एजुकेशन में कितना व्यय करने वाले अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो कितना व्यय टूरिज्म के लिए करने वाले, वो कितना व्यय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करने वाले, कि भाई एसी लगवाना है, कि एक नया अपार्टमेंट लेना है, कि एक नई गाड़ी खरीदनी है। तो ये जितने एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सभी एक्सपेंडिचर्स और सभी रिसिप्ट्स, इनका एक डॉक्यूमेंटेशन, इनका एक विवरण जो कि एस्टिमेटेड है, क्योंकि हम आने वाले वर्ष की बात कर रहे हैं जो कि अभी तक हुआ नहीं है, तो इस पूरी चीज को हम लोग कहते हैं बजट। इसी प्रकार से जैसे एक छोटी फैमिली अपने बजट को बनाते है, उसी प्रकार से भारत सरकार भी और राज्य सरकार ने भी अपने अपने बजट का निर्माण करती है। आज के इस क्लास के अंतर्गत हम लोग चूंकि यूनियन बजट पढ़ रहे हैं, जो कि संविधान के आर्टिकल नंबर 112 के अंतर्गत बताया गया है, और वहां पर जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतनी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अच्छा भाई, घर में बजट तैयार करने का काम किसका होता है, या तो पिताजी तैयार करते हैं या तो माताजी तैयार करती है। जनरली सारा काम माताजी करती है, क्योंकि उनके पास पैसों का बहुत अच्छा खासा लॉजिक होता है, उनके पास पैसों को कैसे यूज करना है, कहां से आएंगे, उनका एक पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, मिल बांट के हालांकि सारे काम होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से देश का जो बजट होता है वो जो हमारा सेंट्रल फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो वित्त मंत्रालय है,
उसके अंतर्गत एक विभाग है, इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक कार्य विभाग। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या पूछेगा कि केंद्रीय बजट को नीति आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। आप कहोगे हाँ यार वही तो तैयार करता होगा, सारा काम तो वही करता है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, आप टिक करके आ जाओगे। ध्यान रखना वो काम नहीं करता। कौन करता है? जो वित्त मंत्रालय है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ध्यान रखिए उसके अंतर्गत भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, लेकिन तैयार कौन करता है? तो आर्थिक कार्य विभाग, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इसको तैयार करता है, और इसके पश्चात जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो उसको संसद के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। बजट के अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो कैसे कैसे बजट का निर्माण हुआ समझिएगा आप लोग। सबसे पहला जो भारत का बजट बनाया गया था वो 1860 में बनाया गया था, 1860 में। हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इस टॉपिक से प्रश्न आ सकता है। प्रश्न क्या पूछेगा कि कौन वो व्यक्ति था जिसने भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो वो थे जेम्स विल्सन साहब। ठीक है, जेम्स विल्सन ने 1860 में 1860 में भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। उसके पश्चात अंतरिम सरकार, जब इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, तो लियाकत अली जो रहते हैं, लियाकत अली खान, उनके द्वारा, आपको बताना कि लियाकत अली खान किस पॉलिटिकल पार्टी से थे, क्या वो कांग्रेस से थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, या फिर वो मुस्लिम लीग से थे, ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यही नोट कर लो भाई, ये आपका एक होमवर्क है, हिस्ट्री का होमवर्क है, बट बहुत अच्छा होमवर्क है, तो इसको मैं आप लोगों को पहला होमवर्क यहां पर दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंटरिम गवर्नमेंट के अंतर्गत लियाकत अली खान के द्वारा भारत का बजट प्रस्तुत किया गया था। फिर अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें हम लोग, तो भारत जब आजाद होता है 1947 में, तो उसके पश्चात जो भारत का, स्वतंत्र भारत का जो पहला केंद्रीय बजट था वो प्रस्तुत किया गया था श्री आर के षणमुखम चेट्टी जी के द्वारा। ठीक है, श्री आर के षणमुखम चेट्टी जी के द्वारा। ठीक है, तो 3 नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ये बजट का हिस्ट्री, अभी बजट स्टार्ट नहीं किया हमने, अभी हम बेसिक चीजों को समझने का प्रयास करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जेम्स विल्सन साहब 1860 में सबसे पहला बजट इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इंटरिम गवर्नमेंट के अंतर्गत लियाकत अली खान के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और जो भारत आजाद हो गया, तो स्वतंत्र भारत के अंतर्गत श्री आर के षणमुखम चेट्टी जी के द्वारा बजट को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो ये 3 घटनाएं आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक घटना और समझो भाई, आप सब जानते हो कि 2017 तक, ठीक है, 2017 तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट आता था वो 2 आता था, 2 अलग अलग बजट आते थे। एक होता था जिसको हम लोग कहते थे आम बजट, ठीक है, जनरल बजट। दूसरा होता था जिसको हम लोग कहते थे रेलवे बजट। लेकिन 2017 के पश्चात क्या किया गया कि इन दोनों बजट को मर्ज कर दिया गया और अब केवल एक बजट को प्रस्तुत किया जाता है। और सबसे अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूं आपसे, तो अब जो बजट प्रस्तुत करने की तारीख होती है वो फरवरी का जो पहला वर्किंग डे होता है पार्लियामेंट का, उसी के दिन प्रस्तुत किया जाता है। मतलब सामान्य तौर पर 1 फरवरी को बजट अब संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ये काम पहले मार्च में होता था। ठीक है, तो इस एक नया जो संशोधन हुआ, ये संशोधन भी आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ध्यान देना भाई, अगर हम पूरे बजट की बात करें तो पूरे बजट को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू बजट, दूसरे को हम लोग कहते हैं कैपिटल बजट। अभी रेवेन्यू और कैपिटल है क्या? मैंने बार बार आप लोगों को एक बात समझाई, बहुत बेसिक बात समझाया है कि देखो, जब भी आपके सामने रेवेन्यू टर्म आएगा, रेवेन्यू का मतलब ये है चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो, राजस्व प्राप्तियां हो, या फिर राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, दोनों का सिंपल सा मतलब है कि यहां पर किसी भी प्रकार की संपत्ति का ना तो निर्माण हो रहा है, ना तो कोई संपत्ति बेची जा रही है। मतलब क्या, यहां पर जो भी खर्चे या फिर जो भी इनकम होते हैं, जैसे इनकम क्या होंगे, तो या तो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होंगे या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होंगे। ठीक है, इसमें किसी संपत्ति को बेच करके पैसा नहीं कमाया गया है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहां पर जो खर्चे होते हैं वो भी ऐसे खर्चे होते हैं जिससे संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल बजट का मतलब ये होता है बजट का वो पार्ट जहां पर या तो कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्तियां, या तो किसी संपत्ति को बेच करके हमने प्राप्त की है, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर ऐसे पैसे जहां पर हम खर्चा कर रहे हैं जिससे किसी संपत्ति का निर्माण हो रहा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। तो पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान का जो कलेक्शन होता है उसको हम कहते हैं कैपिटल बजट। एग्जाम्पल देखो, जैसे मानो हमने एक स्कूल का निर्माण किया। ठीक है, स्कूल क्या है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक संपत्ति है। तो जो संपत्ति का निर्माण हो रहा है, तो इसका जो खर्चा हुआ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? ये पूंजीगत व्यय हुआ। लेकिन स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी जो सैलरी है, सैलरी जो है, जो पेंशन है, वो क्या है? वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि इससे किसी संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है।
ठीक है। तो रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, इस डिफरेंस को समझिएगा। ये समझना इसलिए जरूरी है कि आगे जब हम लोग बात करेंगे चीजों को तो रेवेन्यू और कैपिटल के संदर्भ में करने वाले। बात क्लियर है? अभी तक चीजें समझ में आ रही हैं? आगे बढ़ा जाए। देखो भाई, बजट के मोटे तौर पर दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट होता है जिसमें गवर्नमेंट की सारी स्कीम, जो भी क्षेत्रवार मतलब सेक्टरल प्रायोरिटीज होती हैं, क्षेत्रवार प्राथमिकताएं होती हैं, या फिर जो रिसोर्स एलोकेशन किया जाता है वो शामिल होता है, ठीक है। सो हम लोग कहते हैं पार्ट ए। हम लोग मेनली पार्ट ए पर फोकस करने वाले हैं क्योंकि यहां से प्रश्न एग्जाम में बनकर के आता है गवर्नमेंट की स्कीम को लेकर के, किस सेक्टर के लिए हमने कितना बजट का एलोकेशन किया इस संदर्भ में, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन नंबर ए के अंतर्गत आता है, ठीक है। बजट का जो सेकंड पार्ट है उसको हम भाग बी कहते हैं। उसमें सामान्य तौर पर कोई मनी बिल, कोई फाइनेंस बिल यहाँ पर शामिल होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आप कोई नया टैक्स लगा रहे हो, कोई इनकम टैक्स में संशोधन कर रहे हो, कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस में बदलाव कर रहे हो, तो वो आपके भाग बी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये दो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट थे। आई होप कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में इसलिए भी आ गए होंगे क्योंकि इससे पहले भी आपने इन सब चीजों के संदर्भ में पहले से रीडिंग और स्टडी करके रखी हुई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बजट के संबंध में कुछ प्रमुख दस्तावेज, ठीक है। जब बजट प्रस्तुत किया जाता है ना तो केवल बजट प्रस्तुत नहीं होता। देखो, बजट प्रस्तुत करने का प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस की बात करो एक बार। बजट की प्रस्तुति होती है, इससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो जो वित्त मंत्रालय है, ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा बजट को तैयार किया जाता है। हलवा रसम एक होती है जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो जाकर के हलवा बनाते हैं, अपने कर्मचारियों सब लोगों को खिलाते हैं, ठीक है, वो सब काम होता है। उसके बाद संसद के अंतर्गत क्या होता है, बजट को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि बजट प्रस्तुत करने से पहले लीक ना हो। अगर लीक हो गया ना तो जो पूरा शेयर मार्केट है वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो बजट की प्रस्तुति संसद के अंतर्गत होती है। उसके बाद संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर एक जनरल डिस्कशन किया था, एक सामान्य चर्चा की जाती है। उसके पश्चात जो परमानेंट कमिटीज होती है, जो स्थायी समितियां होती है संसद की, उनमें अलग अलग मंत्रालयों के, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो मांग होती है, ठीक है, जो बजट होता है उनका, उसको वहां पर भेजा जाता है ताकि आप उसको एक बार रिव्यू कर पाओ। वो रिव्यू होता है। रिव्यू के पश्चात क्या होता है कि फिर से एक बार उन मांगों पर डिस्कशन किया जाता है लोकसभा के अंतर्गत, ठीक है, और मतदान किया जाता है। और उसके बाद जो भी बजट के संदर्भ में जो विधेयक पारित करना होता है वो पारित किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस इस प्रकार से आगे बढ़ता है। इस प्रोसेस के अंतर्गत केवल बजट भाषण नहीं होता है, अगर आप ध्यान दोगे तो, ठीक है। एक तो आर्टिकल 112 के अंतर्गत हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो आर्टिकल नंबर, ठीक है, आर्टिकल नंबर 113 के अंतर्गत अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो, ठीक है, क्या होता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है, अनुदान की मांगे प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो FRBM एक्ट है, ध्यान रखना, FRBM एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, ठीक है। इसको हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, सॉरी, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसके अंतर्गत क्या है ना कि एक फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, क्या, एक राजकोषीय नीति विवरण जारी करने को कंपलसरी किया गया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत अगर हम ध्यान देंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट जारी किया जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि यूपीएससी ने इस टॉपिक से पहले ही प्रश्न बना करके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट टाइम के यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस के ट्रेंड की बात करूं तो अभी जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है ना, वो ट्रेंड ऐसा है कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में रिपीट किए जा रहे हैं। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना कि FRBM एक्ट 2003 जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट को जारी करने को कहता है। प्लस इसके साथ साथ क्या कहता है, कहता है कि मध्यावधि की, ठीक है, मीडियम टर्म की एक फिजिकल पॉलिसी, एक राजकोषीय नीति, ठीक है, ठीक है, एक मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी कम फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट जारी किया जाए, एक सह राजकोषीय नीति जारी की जाए, ऐसा FRBM एक्ट 2003 के अंतर्गत मैंडेट किया गया, ठीक है। तो ये दो बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, कि बजट के अंतर्गत हम लोग क्या क्या यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। बातें क्लियर हो गई, ठीक है। इतनी बात अभी तक हमने क्या समझी, अभी तक हमने जितने टॉपिक्स देखे वो सारे बजट के संदर्भ में बेसिक पॉइंट्स थे। अब बजट यहाँ से रियल में स्टार्ट होने वाला है। आइए, जितने पॉइंट अभी तक हमने देखे हैं, पहले उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे देता हूं, सो दैट कि आप उन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस एक बार अच्छे से कर पाओ, ठीक है। चलिए, मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्लास में क्वेश्चन को साथ साथ में लेते चलेंगे ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रहे। परेशान मत होना, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग ओपन कर लेना, ठीक है। हालांकि मैं एक्सप्लेन दोनों लैंग्वेज में कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। 4 स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अंतर्गत
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट है भाई, ठीक है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है, सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि बजट सरकार की प्राप्तियों मतलब सरकार के रिसिप्ट और सरकार के व्यय मतलब सरकार के एक्सपेंडिचर का एक विवरण होता है, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट क्या है कि भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्थिक मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, बजट दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारी निभाता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेटमेंट है। आपको ये बताना है, आप ध्यान से क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन का नेचर समझो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं, ठीक है। ये आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। तो सबसे पहला आपके सामने क्या है, ये आपका होमवर्क नंबर 2 हो गया। इससे पहले मैंने होमवर्क क्या दिया था, मैंने होमवर्क दिया था कि लियाकत अली खान जिन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट का बजट प्रस्तुत किया था वो किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो मेरा वो था आप लोगों से। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन मैं भी आपको दिखा रहा हूं उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखो, यही वो क्वेश्चन है इसकी मैं अभी डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, ठीक है। कि इससे पहले यूपीएससी ने पीवाईक्यू में इस प्रश्न को पूछा हुआ, प्रश्न क्या पूछा है कि बजट के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर संसद के समक्ष अन्य डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी शामिल होता है। उपरोक्त दस्तावेज इसलिए प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी अनिवार्यता निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्धारित की गई है। ये यूपीएससी ने वर्ष 2020 में प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। 4 विकल्प दे रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन समझ गए ना एग्जैक्टली? फिर से क्वेश्चन समझाऊं। क्वेश्चन है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट हम प्रस्तुत करते हैं वो किसके कारण से प्रस्तुत करते हैं, क्यों प्रस्तुत करते हैं, ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। 4 स्टेटमेंट दे रहा है। क्या रहा पहला स्टेटमेंट कि भाई दीर्घकालीन एक संसदीय परंपरा है, ठीक है, एक पार्लियामेंट्री एक परंपरा है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 और आर्टिकल 110 में ये बात करने को कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 113 में बात कही गई है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 2003 का जो FRBM एक्ट है उसके कारण से हम इसको प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को अभी यहां पर होमवर्क दे रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। फिर से क्लियर करूं, आप सभी को जितने भी क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में दो, ठीक है। वीडियो को तुरंत पॉज करो, कमेंट सेक्शन में पहले आंसर लिख करके आओ। क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 भाई ये, क्वेश्चन नंबर 2 ये, क्वेश्चन नंबर 3 ये, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक आप लोगों से पूछा हुआ है, ये काम आप लोगों को करना पड़ेगा तभी ये क्लास करने में मजा आएगा, ठीक है। अब देखो भाई आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। अगर हम बजट 2025-26 की बात करें तो इसकी जो थीम है वो थीम क्या है, वो है सबका विकास, ठीक है। वो क्या है, सबका विकास, ठीक है। सरकार की एक टैगलाइन भी है, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, उनकी जो टैगलाइन है उसी टैगलाइन के अकॉर्डिंग इस बार के बजट की जो हमारी थीम है वो है सबका विकास, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न एग्जैक्टली पूछे गए थे कि बजट 2025-26 की थीम क्या है। जैसे कि अगर आपको ध्यान होगा तो जब हमने यूपी गवर्नमेंट की क्लास की थी, ठीक है, जब हमने यूपी गवर्नमेंट के बजट की क्लास की थी वहां पर हमने क्या डिस्कस किया था कि इस बार के जो बजट की थीम है वो है वीकेवी। वीकेवी क्या है मेरे भाई, तो वंचित को वरीयता, याद है ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की थीम है वंचित को वरीयता, वहीं पर केंद्रीय सरकार के जो बजट की थीम है वो है सबका विकास। 2 पॉइंट बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि देखो बजट होता क्या है, तो जितनी भी प्राप्तियां होती हैं, जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं वो, और जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर होता है, व्यय होता है, वो इन दोनों का हिसाब किताब बजट कहलाता है, ठीक है। तो आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम भारत सरकार के रिसिप्ट्स की बात करें, ठीक है, तो 2025-26 में जो बजट एस्टिमेशन है हमारा रिसिप्ट्स का, रेवेन्यू रिसिप्ट की मैं बात कर रहा हूं अभी, वो है आपका 34.2 लाख करोड़, ऑब्वियसली लाख करोड़ रुपए यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 2025-26 में जो राजस्व प्राप्तियों का अनुमान है वो 34.2 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, जो संशोधित अनुमान था 2024-25 का 30.9, उससे ये ज्यादा है। क्लियर पॉइंट। चलो भाई, अगर हम 2024-25 के बजट का एस्टिमेशन की बात करें तो क्या होता है ना, सबसे पहले हम बजट का एक एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है, फिर हम उसको रिवाइज्ड करते हैं। ध्यान दीजिएगा,
दो तीन चीज आप देखोगे बजट पढ़ते समय, एक बजट एस्टिमेशन होता है बीई लिखा रहता है, एक रिवाइज्ड एस्टिमेशन होता है आरई लिखा रहता है, और एक होता है एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल बजट या फिर एक्चुअल एस्टिमेशन कुछ ऐसा करके होता है, एई या एबी होता है, ठीक है। तो ये 3-4 टर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2024-25 का जो बजट एस्टिमेशन था उससे भी हमारे इस बार का रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा है, पहला पॉइंट, ठीक है। जो हमारा रिवाइज्ड रेवेन्यू रिसिप्ट था पिछले साल का उससे भी हम ज्यादा है, ठीक है। तो एक जनरल स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि देखी गई है, ये बात सिंपल सी है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट आप लोगों को ध्यान रहेगा, पहली बात क्लियर है। अच्छा भाई, कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं, ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों की बात करते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों अगर आप देखोगे तो इस बार का जो पूंजीगत प्राप्ति है वो 16.4 लाख करोड़ रुपए यहां पर दर्शाया गया, ठीक है। ये 2025-26 का बजट एस्टिमेशन है। याद रखना है, क्या याद रखना है हम लोग को? 2 चीजें, 34.2 जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा है, 16.4 जो कि ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ध्यान रखना है क्या, यहां पर ये ग्राफ में थोड़ी सी एरर इन्होंने कर दी है बनाते समय। क्या एरर किया भाई? 16.3 जो कि रिवाइज्ड एस्टिमेशन है उससे तो ज्यादा है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर हम 2024-25 के बजट एस्टिमेशन से तुलना करें जो कि देखने में तो लग रहा है कि इससे ज्यादा हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो यहां जो वैल्यू लिखी गई है उस वैल्यू में अंतर है, ठीक है। यहां पर लिखा गया 16.9 लाख करोड़, और अगर मैं 16.9 लाख करोड़ से इस बार के बजट में कैपिटल रिसिप्ट की बात करूं तो 16.4 लाख करोड़ दिया गया है। मतलब क्या है, इसकी तुलना में हम यहां पर कम हुए हैं, घटे हैं। ग्राफ में वो चीज नहीं लिख रही, ग्राफ क्या है, ग्राफ गलत बनाया गया है। ये वाली लाइन थोड़ी सी ऊपर जानी चाहिए थी और ये लाइन थोड़ी सी नीचे रहनी चाहिए थी, तब जाकर के चीजें क्लियर होती। तो ग्राफ बनाते समय किसी ने एरर कर दिया, बट हम लोग को ये बात ध्यान रखनी है कि 16.9 मतलब जो पिछले बार का बजट एस्टिमेशन था उसकी तुलना में कैपिटल रिसिप्ट हमारा क्या हुआ है, कम हुआ है। देखो प्रश्न ऐसे पूछेगा, स्टेटमेंट देगा 2 कि बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट कि पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में इस बार के बजट अनुमान में रेवेन्यू रिसिप्ट राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि देखी गई है, पहला पॉइंट, ठीक है, सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, हम मान इस बात को। दूसरा स्टेटमेंट देगा कि कैपिटल रिसिप्ट पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ज्यादा हुआ है। आप एक जनरल सेंस लगाओ, जनरल दिमाग लगाओ, क्या हाँ यार ज्यादा हुआ होगा, लेकिन ध्यान रखना 16.9 की तुलना में 16.4 हुआ है जो कि कम है। तो ये पॉइंट हम लोग को यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट क्लियर हो गया रिसिप्ट को लेकर के, आगे बढ़ा जाए। अब देखो जो एक्सपेंडिचर हमारा इस बार के बजट का वो कितना है, तो एक यहां पर आपको स्टेटमेंट दे रहा है, क्या, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रभावी कैपेक्स। ध्यान रखिएगा, पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग कहते हैं कैपेक्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कैपेक्स कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जब ये प्रभावी होता है, जब ये इफेक्टिव होता है, ठीक है, इफेक्टिव मतलब एकदम फाइनल, सब कुछ जो बीच में एरर होते हैं उनको हटाने के बाद निकाला जाता है, तो इफेक्टिव कैपेक्स की बात यहां पर की जा रही है जो कि 2025-26 में 15.5 लाख करोड़ की बताई गई है, ठीक है। वहीं पर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा है वो 39.4 है, ध्यान दीजिएगा, पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, इस बार ये ज्यादा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पिछले वर्ष की तुलना में इस बार क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर दोनों में बढ़ा है, लेकिन रिसिप्ट एक में कम हुआ है, कैपिटल रिसिप्ट हमारी कम हुई है, बस ये बात हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 चीजें हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन चारों में केवल कैपिटल रिसिप्ट कम हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में, बाकी सब कुछ बढ़ा है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है मेरे भाई, इतनी बातें याद रहेंगे, आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अच्छा, चूंकि हमने अभी प्रभावी पूंजीगत व्यय को समझा, तो एक बार पूंजीगत व्यय को भी समझने का प्रयास करें, जिसे हम कैपेक्स कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इस बार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपका है 11.2 लाख करोड़ रुपया, ठीक है, कितना है, 11.2 लाख करोड़ रुपया, ये आपका है एग्जैक्टली पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये जीडीपी का 3.1% ऐसे मानो। अब मेंस वाले ध्यान देना, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। मानो मेंस से प्रश्न पूछा कि भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है, तो अब बताओ कि इस बार हमने अपने बजट का लगभग 3.1% हिस्सा, ठीक है, जो बजट एलोकेशन किया है वह कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किया है। ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है, इसके माध्यम से हम अपने यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, अवसंरचनाओं का निर्माण करना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो 11.2 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि जीडीपी का 3.1% है। ठीक है, वहीं पर जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो प्रभावी पूंजीगत व्यय, ध्यान दीजिएगा, जो प्रभावी पूंजीगत व्यय है वो आपका 15.5 लाख करोड़ है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में लगातार बढ़ा है। ठीक है, एक स्टेटमेंट और आता है जहां पर आपसे लगातार शब्द का प्रयोग करेगा। लगातार मतलब ये कि जो हम ग्रोथ देख रहे हैं ना वो लगातार है, ऐसा नहीं है कि बीच में एक बार बढ़ रहा था फिर एक बार डिक्लाइन किया और फिर बढ़ा, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लगातार अगर स्टेटमेंट आपके सामने आता है तो थोड़ा सा उस क्वेश्चन पर ध्यान से फोकस करना है, ये बात समझिएगा आप। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने देख लिया कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 15.5 लाख करोड़ है, जिसमें अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें जो कि 11.2 लाख करोड़ है, ये कुल जीडीपी का 3.1% है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में जो हमारा कैपेक्स है वो लगातार बढ़ रहा है। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं डेफिसिट। ठीक है, इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग ये बात समझ गए तो आपका इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग बजट के अंतर्गत 4 प्रकार के डेफिसिट की बात करते हैं, 4 प्रकार के घाटों की बात करते हैं। किन घाटों की भाई, ध्यान दीजिएगा। पहला उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट होता है क्या, इस बात को समझने का प्रयास करना। फिस्कल डेफिसिट का बहुत सिंपल सा मतलब है, एकदम सिंपल सा मतलब है कि सरकार की कुल प्राप्तियां, सरकार की कुल रिसिप्ट और कुल व्यय, कुल एक्सपेंडिचर में जो अंतर है उसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ध्यान देना, सिंपल सी बात है भाई। अगर हम घाटे में मतलब क्या कि जो हमारी प्राप्ति है वो कम है हमारे व्यय से, मतलब क्या हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, हमारे पास इनकम कम हो रहा है, तभी तो हम घाटे कंडीशन में है, तभी तो हम डेफिसिट कंडीशन में है। ठीक है, तो सरकार फिस्कल डेफिसिट जो कैलकुलेट करती है उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि सरकार की कुल प्राप्तियां और कुल घाटे का टोटल सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बीच के डिफरेंस को हम लोग फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है, पहला बात क्लियर हो गया। दूसरा समझना, रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है भाई, मैंने आप लोगों को एक बात समझा, रेवेन्यू बजट। ठीक है, आप लोगों को याद है रेवेन्यू बजट जब मैंने डिस्कस करा था तो मैंने कहा भाई ध्यान रखना, रेवेन्यू वाला टर्म इंपॉर्टेंट इसलिए कि इस पर प्रश्न एग्जाम में पूछता है। ठीक है, रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट के 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू प्राप्ति मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू खर्चे। ठीक है, तो अगर सरकार का रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्ति कम है और राजस्व व्यय ज्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर रहेगा। मैं फिर से समझाऊं एक बार, राजस्व घाटे का मतलब यह है कि राजस्व प्राप्तियां माना राजस्व व्यय, ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है, राजस्व घाटा कहलाता है। ये सबसे खराब कंडीशन होती है, ध्यान दीजिएगा। खराब कंडीशन क्यों होती है, क्योंकि मुझे पता है कि रेवेन्यू बजट के अंतर्गत किसी भी कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, किसी भी पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा, किसी हम संपत्ति का निर्माण नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर जो भी खर्चा हो रहा है वो कंजम्पशन के लिए हो रहा है, जो कंज्यूम करने के लिए, उपभोग के दृष्टिकोण से हो रहा है। जैसे कि सरकार अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पूरा पैसा खर्चा कर दे रही है, लेकिन टैक्स से बहुत कम पैसा प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम अच्छा कंडीशन नहीं मानते, चाहे कोई सी भी इकोनॉमी के लिए हो। ठीक है, अगर हम ध्यान करें तो गोल्डन रूल ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक है, राजकोषीय शुद्धिकरण का जो स्वर्णिम फॉर्मूला है वो इस बात को कहता है कि किसी भी समाज में, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रेवेन्यू डेफिसिट 0 होना चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो राजस्व घाटा समझ गए कि राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू घाटा कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात थी, अब समझना। अब आपको एक दिख रहा होगा एक अगला टर्म, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। अब ये इफेक्टिव टर्म कहां से आ गया, तो समझो जैसे क्या होता है ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो केंद्र सरकार होती है, वो राज्यों को बहुत बड़ी मात्रा में अनुदान देती है, कुछ पैसे देती है। ठीक है, सरकार, केंद्र सरकार जो राज्यों को पैसा देती है वो सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, सरकार के राजस्व व्यय का पार्ट होता है। ठीक है, बात क्लियर है, ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी बात समझा रहा हूं। लेकिन जो राज्य सरकारें होती हैं वो जो अनुदान के पैसे मिले रहते हैं उन पैसों में से बहुत बड़ा हिस्सा वो पूंजीगत व्यय के लिए करती है, मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर इसका प्रयोग करती है। ठीक है, ध्यान समझना, केंद्र सरकार ने जो राज्यों को अनुदान दिया वो केंद्र सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल हुआ, लेकिन राज्यों ने उस पैसे का प्रयोग पूंजीगत एक्सपेंडिचर के लिए किया। तो अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो केंद्र सरकार ये जो पैसा खर्चा कर रही है, यहां वाला जो पैसा खर्चा कर रही है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ ना, तो हम उसको रेवेन्यू डेफिसिट में क्यों काउंट करेंगे, हम उसको राजस्व घाटा में क्यों काउंट करेंगे। इसलिए हम एक चीज अलग से कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट।
ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा का मतलब ये होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रभावी राजस्व घाटा में ये होता है कि जैसे केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान के तौर पर जो राज्यों को पैसा दिया गया और उन पैसों में से राज्य सरकार ने जितना पैसा कैपिटल फॉर्मेशन में पूंजीगत व्यय के तौर पर किया हुआ है, उन पैसों को जब हम रेवेन्यू डेफिसिट में से घटा देते हैं, उसको वहां से निकाल देते हैं, तो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकल करके आता है, हमारा प्रभावी राजस्व घाटा निकल करके आता है। क्लियर हो गया एक कॉन्सेप्ट? और बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं, इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, ठीक है। तो क्लासेस को ना बहुत इफेक्टिवली करो, ध्यान से सुनो, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है क्लास को पॉज करो, क्या करके दोबारा से सुनो, इससे अच्छे से आपको और इतने डिटेल में क्लास कोई नहीं समझा सकता, गारंटी है मेरी, ठीक है। और समझना भाई, प्राइमरी डेफिसिट, ये क्या होता है? प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा एक बहुत अच्छा टर्म है, ये इसलिए अच्छा टर्म है क्योंकि ये पिछली गवर्नमेंट से थोड़ी सी तुलना करने में मदद करता है। ध्यान दीजिए कैसे, जैसे जब हम फिजिकल डेफिसिट काउंट करते हैं, जब हम राजकोषीय घाटा काउंट करते हैं, तो उसमें ना, जैसे समझो, मैं आपको बहुत क्लियर समझा रहा हूं, सरकार ने कुछ रिसिप्ट प्राप्त हुए, सरकार के कुछ पैसे प्राप्त हुए, ठीक है, टोटल रिसिप्ट है ये, ठीक है, कुल प्राप्तियां सरकार की, और ये सरकार का कुल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसको जब हम माइनस करते हैं तो जो हमारा खर्चा निकल कर आता है उसको हम कहते हैं क्या? राजकोषीय घाटा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा, मतलब फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब समझना, ये जो अंतर आता है ना फिजिकल डेफिसिट का, भाई सरकार को ये खर्चे तो पूरा करने ही करने हैं भाई, सिंपल सी बात है, सरकार अगर खर्चा करे तो कहीं से तो पैसा ले रही होगी ना, तो यही फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकारें क्या करती है? ऋण लेती है, लोन लेती है, ठीक। अब समझो, जैसे मानो एक गवर्नमेंट है, ठीक है, एक गवर्नमेंट है ए, उस गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी मात्रा में लोन लिया, ठीक है, और अपने फिजिकल डेफिसिट को पूरा करके अपने खर्चों की पूर्ति की, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट चेंज हो गई, नई गवर्नमेंट आई, बी गवर्नमेंट। अब बी गवर्नमेंट को भाई एक काम करना है, जो पिछला लोन था उस लोन पर ये सरकार क्या कर रही है? ब्याज चुका रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं बी गवर्नमेंट की बात करूं तो बी गवर्नमेंट के लिए इस इंटरेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सारा कांड पिछली गवर्नमेंट ने किया, भर कौन रहा है? प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट कर रही है। तो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ये कहती है भाई ये जो इंटरेस्ट का पैसा मैं दे रहा हूं, इस पैसे से तो मेरा क्लियर वैल्यूएशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं ये फालतू के पिछली गवर्नमेंट के कर्मों का भुगतान कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो जो ब्याज के पैसे दिए जाते हैं, उन ब्याज के पैसों को हटा दिया जाए जब फिजिकल डेफिसिट में से, तो जो डेफिसिट निकल कर आता है, जो घाटा निकल कर आता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट या फिर प्राथमिक घाटा, ठीक है। तो चार प्रकार के घाटे होते हैं, चार प्रकार के डेफिसिट होते हैं। चार प्रकार के डेफिसिट को बहुत क्लियर समझना, एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछेगा कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, चार स्टेटमेंट देगा और आपसे वहां पर चीजों को मैच कराने को कहा जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना? अब समझ गए ना मेरे हिसाब से बातों को? इतना सिंपल समझाया हो यार, मतलब अब ध्यान देना, अब समझो। अगर मैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, कैसे दिखाऊं इसको आप लोगों को, ठीक है, ये है मान लीजिए, ठीक है, ये आपका घाटों से जुड़ा एक रुझान है। इस रुझान को अगर हम ध्यान से समझने का प्रयास करें तो देखिएगा, ये जो ब्लू लाइन है ये आपकी सरकार की फिजिकल डेफिसिट की लाइन है, ठीक है, राजकोषीय घाटा की लाइन है। सबसे ज्यादा राजकोषीय घाटा ही होगा क्योंकि बाकी सब उसके सब पार्ट्स है, कुछ कुछ छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स है, ठीक है। 4.4% है, ध्यान है किस चीज का परसेंटेज है? तो जीडीपी के परसेंटेज के रूप में इसको दिखाया गया है, ठीक है। मतलब क्या? सरकार का राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट 4.5% ऑफ जीडीपी है। क्लियर है? ये एस्टिमेटेड है 2025-26 का, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपका था रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, ठीक है। अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो वो कितना है? वो 1.5% है, ठीक है। तो 4.4 1.5%, 2 पॉइंट याद रखना है आप लोगों को। अब समझना, इसके बाद हमारा आता है आपका प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, वो आपका कितना है? 0.8%, ठीक है, 0.8% है। और सबसे लास्ट में आप देखोगे तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आता है, वो आपका है 0.3%, ठीक है, 0.3%। तो सब चीजें याद रखो, फिर से समझो। 4.4 आपका फिजिकल डेफिसिट हो गया, 1.5 आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, 0.8 आपका प्राइमरी डेफिसिट हो गया, और 0.3 आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा। चार घाटे याद हो गए, ये सब परसेंटेज में है जीडीपी के। इतना आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार प्रश्न एग्जैक्टली ऐसे पूछेगा। क्या? ध्यान दीजिए कि फिजिकल डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट को घटते हुए ऑर्डर में लगाइए। लगा लोगे? फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, घटता हुआ क्रम लगा लोगे ना? अब समझ गए मेरी बात? कोई डाउट, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा,
एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझनी है, अगर हम 2021-22 के बाद से देखें चीजों को, ठीक है, ये 2020-21 की घटना है, ठीक है, 2020-21 मतलब कोविड का ड्यूरेशन चल रहा होगा मेरे हिसाब से, उस समय क्या हुआ कि डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़े, ठीक है, लेकिन उसके बाद से सरकार ने हमेशा प्रयास किया है क्या कि हम अपने डेफिसिट को लगातार कम करते चले, ठीक है, लगातार टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि देखो लगातार क्या हो रहा है ना, जो आपके डेफिसिट्स हैं वो कम हो रहे हैं, ठीक है, 4.4 से 4.0, 2.6, 1.9, 1.5 लगातार चीजों में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक टर्म पूछेगा कि पिछले 3 सालों में सरकार के घाटे में लगातार कमी देखने को मिली है। अच्छे स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, लगातार स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में बन करके आएंगे। क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़ा जाए। अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने देख लिया, आपने घाटा देख लिया, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर कर लिया अपने सिलेबस का, ठीक है। अब समझो, मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर होमवर्क के तौर पर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, मतलब 3 क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जो आपके लिए करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 को, ठीक है, निम्नलिखित में से किस थीम के साथ प्रस्तुत किया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपके, कह रहा है विकसित भारत, दूसरा कह रहा है इंडिया @100, एक सतत भविष्य का निर्माण, अमृतकाल एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की, और सबका विकास। ये 4 ऑप्शन है। प्रश्न पूछ रहा है कि इस बार के जो बजट की जो थीम थी वो थीम क्या थी। क्लियर है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका होमवर्क नंबर 4 है, ठीक है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन वही जो मैंने अभी आपसे पूछा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क आपका ये कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के घाटों को जीडीपी के परसेंटेज के तौर पर, हम परसेंटेज तौर पर डिस्कस कर रहे थे वहां पर, ठीक है, याद है ना कि भूल गया, के रूप में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। क्रम क्या है, बढ़ता हुआ क्रम में हमको व्यवस्थित करना है, ठीक है। कौन कौन से घाटे हैं, तो प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में। मैंने आपको एग्जैक्टली परसेंटेज याद कराया, अभी क्या याद कराया है कि जो राजकोषीय घाटा था वो आपका 4.4% था, जो राजस्व घाटा था वो आपको 1.5% था, जो प्राइमरी डेफिसिट था वो आपका 0.8% था, और जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट था वो आपका 0.3% था, ठीक है। अब इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लोगे ना, अरेंज करके जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, फिर से वही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा, ये तो आप लोग पढ़ना, ये पीडीएफ में आप लोग को प्रोवाइड भी कराऊंगा, ठीक है। अभी के लिए मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क के तौर पर दिया है, आप इनको देखिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग आज की इस क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, देखो सरकार के जो पैसे आते हैं, सरकार के जो पैसे जाते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। इस टॉपिक से प्रश्न पूछता है सरकार के पैसे आए कहां से। क्या पूछेगा, ऑप्शन देगा आपसे कि सरकार जो पैसे प्राप्त करती है उनको घटते हुए क्रम में अरेंज करिए, ठीक है। देखो सरकार उधार और देनदारियों से 24% पैसा प्राप्त करती है, ठीक है। ठीक है, अगर हम 1 रुपए की बात करें तो 1 रुपए का 24 पैसा कहां से आता है, उधार और अन्य देनदारियों से आता है, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट नंबर पे आपको ये रखना है। सेकंड नंबर पे देखो तो इनकम टैक्स सरकार सेकंड नंबर पे पैसा अर्जित करती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर हम ध्यान दें यहाँ पर तो जीएसटी आपका शामिल होता है, और चौथे नंबर पर आपका क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये ऑर्डर ध्यान रखना, सबसे पहला जो सबसे अधिक पैसा प्राप्त होता है सरकार को वो उधार और देनदारियों से होता है, सेकंड इनकम टैक्स से होता है, थर्ड जीएसटी से होता है, और फोर्थ कॉर्पोरेट टैक्स से होता है, ठीक है। तो ये 4 क्रम आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। सरकार पैसे खर्चा कहां पे करती है, इसको भी समझने का प्रयास कर लो भाई एक बार, ठीक है। सरकार सबसे अधिक पैसा खर्चा करती है करों और शुल्कों में, जो टैक्स और जो ड्यूटीज होती हैं उनमें जो स्टेट का हिस्सा होता है उसमें, ठीक है। सबसे ज्यादा सरकार स्टेट को पैसा देती है उसमें से, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, सरकार उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट में, इसीलिए प्राइमरी डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्राइमरी डेफिसिट इंपॉर्टेंट इसलिए था सरकार के एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज के भुगतान में जाता है, ठीक है। तो सरकार का जो सेकंड सबसे बड़ा खर्चा है वो क्या है, ब्याज भुगतान है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखो, सरकार थर्ड नंबर पर जो सेंट्रल सेक्टर की योजनाएं होती हैं, ठीक है, उसमें खर्चा करती है, ठीक है। थर्ड नंबर पर आपका ये हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर पर लगभग सब शामिल है यहाँ पर आप लोगों का, जैसे कि वित्त आयोग के द्वारा जो अन्य अंतरण है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, ठीक है। तो ये ध्यान है आपको, इसमें 3 चीज ध्यान रखनी। सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक राज्यों का हिस्सा है, सेकंड नंबर पर बजट ब्याज भुगतान है, और थर्ड नंबर पे
सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजना यहाँ पर शामिल की गई है। ठीक है, तो पैसा आता कहां से है, पैसा जाता कहां पर है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम में प्रश्न पूछता है, एग्जाम में एक और प्रश्न पूछता है कि सरकार ने सबसे अधिक पैसा किस किस पर्पज से एलोकेट किया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर लिख भी रहा है, कह रहा है कि डिफेंस के पर्पज से, ठीक है, रक्षा के उद्देश्य से सरकार ने, ठीक है, क्या है भाई ये 4,91,732 करोड़ रुपए एलोकेट किया है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद सरकार ने रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा एलोकेट किया है, फिर गृह मामलों के लिए, फिर कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, ठीक है, और अर्बन डेवलपमेंट के लिए, फिर आईटी और टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी सेक्टर, वाणिज्य और उद्योग, सोशल वेलफेयर और साइंस वैज्ञानिक विभाग, साइंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रश्न क्या पूछेगा, आपका प्रश्न ये देगा, मैं आपको प्रश्न भी दिखा देता हूँ कैसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ताकि आपको इन प्रश्नों में ना कोई मतलब लोड रहे ना, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा। देखो प्रश्न समझो, अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र हेतु केंद्रीय बजट 2025-26 में सबसे अधिक आवंटन किया गया है। 4 विकल्प है, विकल्प क्या क्या है भाई, पहला विकल्प है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, सेकंड है डिफेंस, थर्ड है गृह मामले और चौथा है शिक्षा। इनमें से किस में सबसे अधिक आवंटन बजट के अंतर्गत किया गया, ये बता आप लोगों को बताने, तो आपने अभी देखा भी था कि डिफेंस सेक्टर में क्या था, सबसे अधिक था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आंसर मुझे सबका कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मैं बता रहा हूं फिर भी आप लोगों को आंसर कमेंट सेक्शन में यहां पर देना ही होगा, तभी चीजें एक बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगी। ठीक है, अच्छा एक बात और समझो भाई, इसी वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा पॉज देता हूं, चीजों को कुछ चीजें समझाता हूं। जैसे भी आप लोग क्वेश्चंस देख रहे हो ना, इन्हीं क्वेश्चंस के पैटर्न पर हम लोग यूपी पीसीएस की, ठीक है, और यूपीआरओ की, दोनों की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। यूपीआरओ की जो टेस्ट सीरीज है उसकी फीस 199 रुपीज है। इसके अंतर्गत 10 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर शामिल की गए। ठीक है, जबकि यूपी पीसीएस का जो पूरी टेस्ट सीरीज है उसमें आपके टोटल अगर मैं श्योर तो 16 पेपर शामिल है, जिसमें 8 पार्ट टेस्ट 8 फुल टेस्ट शामिल है, और इसकी जो फीस है वो आपकी है 1200 रुपए। ठीक है, 1199 रुपए। तो ये दोनों अपने में बहुत शानदार इनिशिएटिव्स हैं। आप लोग, अगर आप लोग को हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग इन दोनों को ज्वाइन करके चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, मेंस के लिए हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, मेंस की टेस्ट सीरीज दोनों ऑलरेडी चल रही है, तो आप जिसमें भी चाहो तो उसमें एनरोल होकर के चीजों को कर सकते हो। ठीक है, यही हमारा छोटा मोटा जो हमारा खर्चे होते हैं ना, ये हम लोग यहीं से करते हैं। आप लोगों का सर बजट की क्लास बहुत लेट है, क्लास लेट आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो उन क्वेश्चंस को मैं खुद टाइप कर रहा था, खुद ट्रांसलेट कर रहा था, खुद प्रूफ रीडिंग कर रहा था, क्योंकि समय नहीं है और सिर्फ पैसे नहीं है, किसी और से काम बहुत ज्यादा करना पाए। ठीक है, तो थोड़ी सी क्राइसिस हमारे साथ भी चलती है, तो आप लोग यहाँ पर जुड़ो, एफर्ट्स हम लोग लगातार कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इसमें कोई समस्या आप लोगों को आने ही नहीं वाली है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सो दैट कि बाकी लोगों तक भी थोड़ा पहुंचे। हमारी यही रीच है, हमारी यही सबसे बड़ा प्रॉफिट पॉइंट है कि हमको भी लगता है कि यहाँ बैठे कि आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन समझ गए आप लोग। ठीक है, ये हमारा मेन पॉइंट यही था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे यहाँ पर और डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है भाग ए। मैंने आपसे कहा था कि जो बजट है ना, बजट के 2 पार्ट होते हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए में क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम, सेक्टोरल पॉलिसीज, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन, वो भाग ए के अंतर्गत होता है। भाग बी के अंतर्गत टैक्स में क्या क्या चेंजेस किए, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, जो तो आपका भाग बी के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, तो भाग ए भाग बी 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग भाग ए को पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इस बार के बजट में भारत को एक विकसित भारत के तौर पर एक डेस्टिनेशन तय किया गया है कि हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो क्या, ध्यान दीजिएगा, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है कि हम विकसित भारत का, डेवलप्ड इंडिया का निर्माण कर पाए। ठीक है, इस विकसित भारत का निर्माण करने के लिए अब समझना बात को, ठीक है, हमने एक विकास यात्रा का मैप यहाँ पर तैयार किया है कि हम लोग कैसे कैसे ये पूरी जर्नी कंप्लीट करनी है। ये जो हमारे, जैसे मानो आप कहीं टूर पर जा रहे हो घूमने के लिए, तो आप एक प्लान करते हो ना कि भाई कि ये प्लान है, ये हमारी गाड़ी रहेगी, इस गाड़ी में ये इंजन रहेगा, ये ऑयल पड़ेगा, ये ऐसे फ्यूल के तौर पर काम करेगी चीजें, और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा डेस्टिनेशन है डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत। और इसके लिए ध्यान रखना, जो डेवलप्ड इंडिया के लिए जो 4 इंजन है, वो इंजन कौन है, वो ध्यान समझना। बजट के अंतर्गत 4 इंजन को डिफाइन किया गया। प्रश्न पूछेगा कि बजट 2025-26 के अंतर्गत किन 4 विकास के इंजन की बात की गई है। ठीक है, उसको आप लोग याद करने का तरीका समझो, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, AIME। ठीक है, AIME। अब समझो, कहोगे सर ये क्या है, कैसे याद करें। ठीक है, एम तो मतलब पता है भाई कि हमारा एम क्या है, हमारा टारगेट क्या है, विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया। ठीक है, किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इंजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ई फॉर इंजन।
तो AIME एम, ये याद रखो, ये है विकसित भारत के 4 प्रमुख इंजन जिन पर बात की गई बजट के अंतर्गत। ठीक है, अब समझना भाई ये क्या है। A फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, I फॉर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, M फॉर आपका क्या हो गया, MSMEs हो गया, और E फॉर आपका हो गया एक्सपोर्ट। ठीक है, समझना, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, MSME, एक्सपोर्ट, एम। याद करने का तरीका क्या है, हमारा एम है विकसित भारत, हम 4 इंजन की बात कर रहे हैं, तो AIME से हम बहुत इजीली याद कर लेंगे और ऐसे क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो भाई कह रहा है कि अगर इस पूरी जर्नी की बात करें, हम विकसित भारत की बात करें, तो इसमें जो फ्यूल के तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं वो फ्यूल क्या है यहाँ पर, तो जितने भी हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जितने भी हम सुधार कर रहे हैं ना, वो हमारे फ्यूल्स हैं। ठीक है, वो क्या है, हमारे फ्यूल्स है। इसके अलावा जो प्रेरक शक्ति है इस पूरे विकसित भारत के लिए वो है इंक्लूसिवनेस, समावेशिता, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा, और इसी कॉन्सेप्ट पर हमारे जो बजट की थीम है वो सबका विकास थीम भी हमने यहाँ पर रखी हुई। ठीक है, और इन सब जर्नी के माध्यम से हम अपने डेस्टिनेशन डेवलप्ड इंडिया तक पहुंच जाएंगे। विकसित भारत @ 2047 बनाने का जो हमारा टारगेट है उसकी परिकल्पना यहीं से पूरी हो रही है। ठीक है, अब एक बात और समझो, प्रश्न क्या बन सकता है एग्जाम में, प्रश्न बन सकता है कि विकसित भारत के व्यापक सिद्धांत क्या है। ठीक है, ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ विकसित भारत क्या है। ठीक है, अब ब्रॉड प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, इस बात को समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा। ब्रॉड प्रिंसिपल मतलब कि हम जो डेवलप्ड इंडिया की बात कर रहे हैं, डेवलप्ड भारत की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ हमारे बेसिक टारगेट्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल जिनको हम लोग करना ही करना है। जैसे क्या, समझिएगा इस बात को। ठीक है, सबसे पहला है जीरो पॉवर्टी, गरीबी से मुक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्या कर रहे हैं हम लोग भाई, क्वालिटी एजुकेशन, 100% लोगों को, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100% लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा प्रोवाइड कराएं। इसके अलावा उच्च गुणवत्ता युक्त वहनी और समग्र स्वास्थ्य देखभाल, मतलब क्या, हेल्थ केयर एक्सेस। पहला क्या था, जीरो पॉवर्टी, दूसरा क्या था, क्वालिटी एजुकेशन, तीसरा क्या था, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, मतलब क्या, हेल्थ केयर एक्सेस, एजुकेशन और हेल्थ केयर एक्सेस में जो हमारा टारगेट है वो 100% लोगों का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको सर 100% तो होना ही चाहिए था, आगे समझो, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टारगेट है, 6 टारगेट है, 6 प्रिंसिपल्स हैं विकसित भारत के, ध्यान रखिएगा। ये विकसित भारत के 6 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मेंस में प्रश्न बन सकता है। प्रश्न क्या बनेगा पता है, विकसित भारत के 6 व्यापक सिद्धांत किस प्रकार से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य हैं, चर्चा करिए। मैं आपको मेंस का एक क्वेश्चन देने वाला हूं। ठीक है, जितने भी लोग इस बार मेंस के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैंने एक अलग से ग्रुप बना करके रखा हुआ है, जहां पर 1000 के अराउंड स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जहां पर मैं डेली क्वेश्चन देता हूं टारगेट के तौर पर। ठीक है, तो कल से मैं कुछ दिन तक लगातार बजट पर क्वेश्चन देने वाला हूं। आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, अब समझना, जो हमारा अगला टारगेट है वो है स्किल्ड लेबर। कितना स्किल्ड लेबर, तो 100% कुशल श्रम बल हमारे पास हो, ये हमारा यहाँ पर एक टारगेट है। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, 70% वुमेन्स का इकोनॉमिक में पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है। ठीक है, वुमेन्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो है वो 70% हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब समझना, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 100% लोगों के लिए एजुकेशन पढ़ रहे थे, 100% लोगों के लिए हेल्थ केयर एक्सेस पढ़ रहे थे, 100% स्किल्ड लेवल की बात कर रहे थे। लेकिन जब वुमेन्स का इकोनॉमिक में पार्टिसिपेशन की बात आ रही है तो मतलब टारगेट जब हमारा प्रिंसिपल वो 70% की बात करता है, 70% की बात करता है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, यहीं पर एरर होगा। एग्जाम में ऑप्शन में आपको इसको भी 100% कर देगा और आप लोग टिक करके आ जाओगे। ठीक है, ये 70% है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये स्किल्ड लेबर भी 100% है, जो कि थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, लेकिन 100% है। ये टारगेट आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या, हमारा एग्री एक्सीलेंस की बात की गई, यहां पर कृषि क्षेत्र में भी बहुत उत्कृष्टता की बात की गई है, और इसके लिए कहा गया है कि हम भारत को, ठीक है, फूड बाउल ऑफ वर्ल्ड के तौर पर डेवलप करेंगे और उसका काम करेंगे। ठीक है, तो विकसित भारत के ये 6 ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं। ये 6 ब्रॉड प्रिंसिपल पे प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में ही प्रश्न पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रश्न एग्जैक्टली यही पूछेगा मेंस में कि विकसित भारत के व्यापक सिद्धांत क्या है, चर्चा करिए। ठीक है, तो ये 6 प्रिंसिपल बता करके आपको चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है क्या कि भाई विकास के 4 प्रमुख इंजन क्या है, इन 4 प्रमुख इंजन के लिए सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है। ठीक है, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, इसके साथ साथ समझना, इस बजट में हमने पिछली बार के बजट की तुलना में ही हमने इस बार भी ज्ञान पर फोकस किया है। ठीक है, ज्ञान हमारा क्या है, फोकस एरिया ज्ञान क्या है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ये ध्यान रखना कि हमने इस पर फोकस यहां पर करके रखा हुआ है। ठीक है, अब समझना,
आपने जो 4 इंजन याद किया AIME, ठीक है, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, MSMEs और एक्सपोर्ट। अब इन चारों इंजन पर हम लोग को अलग से एक एक टॉपिक, एक एक से अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने की, कौन सी स्कीम स्टार्ट की, कैसे स्कीम से क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जितने पॉइंट्स बताऊंगा वो सारे पॉइंट्स टिक होने चाहिए, वो सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, क्योंकि वहां से प्रश्न बनकर के एग्जाम में आएगा। पहला टॉपिक क्या है, तो भाई विकास का पहला इंजन क्या था, AIME था, हमने पढ़ा था, तो एग्रीकल्चर था, ठीक है। एग्रीकल्चर के संदर्भ में सरकार के कुछ यहाँ पर एफर्ट देखते हैं, ठीक है। एफर्ट्स क्या है, सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना स्टार्ट किया है, ठीक है, कृषि जिला विकास कार्यक्रम है ये। क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दो। कथन क्या रहेंगे, पहला कथन क्या रहेगा कि इस योजना की जो प्रेरणा है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से मिली है। आकांक्षी जिला कार्यक्रमों की सफलता से हमने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को स्टार्ट किया है, पहला पॉइंट ये रहेगा। सेकंड क्या रहेगा, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, जितने भी मौजूदा योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं को बहुत अच्छे से एक जगह पर फोकस करते हुए भारत के 100 जिलों में, किन 100 जिलों में, तो जो कम उत्पादकता, कम प्रोडक्टिविटी, ठीक है, वाले जितने भी 100 जिले, 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर केवल लो प्रोडक्टिविटी एक टारगेट नहीं है, यहाँ पर टारगेट आपका ये भी है कि भाई औसत से, एवरेज से कम क्रेडिट मिल रहा है, कम लोन मिल रहा है, यहाँ पर कम क्रेडिट मापदंड मिल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, फसल तीव्रता बहुत कम है, ठीक है। इन सब बातों पर जिन जिन जिलों में लागू होगा ऐसे 100 जिलों को टारगेट किया जाएगा और उन पर हम यहाँ पर काम करने वाले, ठीक है। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिलों को कवर किया जाएगा और ये प्रेरणा हमको कहां से मिली है, हमको मिली है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सफलता से। टारगेट क्या है कि इसके अंतर्गत हम लोग 1.7 करोड़ किसान को टारगेट कर पाएंगे और इस योजना के अंतर्गत हम करेंगे क्या, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देंगे, फसल डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ध्यान समझिएगा आप लोग, जो फसल मतलब पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है, इरिगेशन फैसिलिटीज में यहाँ पर कुछ सुधार किया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो लोन है, जो क्रेडिट है, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, मानो एग्रीकल्चर सेक्टर पर, ठीक है, मेंस में प्रश्न बनकर के आता है, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है कि भाई हमने विकसित भारत के तौर पर जिन 4 इंजनों की बात की उसमें हमारा जो पहला इंजन है वो कृषि सेक्टर ही है और इसके लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किया है। उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना बताना ही बताना है। ये है क्या, तो ये कृषि जिला विकास कार्यक्रम, ये एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट स्कीम है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके अंतर्गत हम 100 जिलों को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट उन जिलों को किया जा रहा है जहां पर प्रोडक्टिविटी पहले से कम है, जहां पर जो फसल इंटेंसिटी, फसल तीव्रता है वो बहुत कम है, ठीक है, क्रेडिट मापदंड यहाँ पर बहुत कम है, ठीक है। इन जिलों को टारगेट करते हुए हम कुछ एरिया पर फोकस कर रहे हैं, जैसे कि हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, स्टोरेज कैपेसिटी, इरिगेशन फैसिलिटीज और लोन की सुविधा को सुनिश्चित यहाँ पर करने का प्रयास करें, ठीक है। तो पहला स्कीम क्लियर हो गया, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। अब देखो भाई सेकंड, देखो सेकंड है रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड द रिजिलियंस प्रोग्राम, ठीक है। कार्यक्रम क्या है, ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम। ये है क्या भाई, रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिजिलियंस इनिशिएटिव क्या है, प्रोग्राम क्या है, तो इसको ध्यान रखना, इसको राज्यों के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है, ठीक है, राज्य भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर में जो अल्प रोजगार की समस्या है उसको दूर करने के लिए हम स्किल, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और रूरल इकोनॉमी, इन सब पर फोकस करने वाले। फिर से कह रहा हूं, क्लियर समझना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अल्प रोजगार की समस्या है, अल्प रोजगार के कारण से क्या होता है कि ग्रामीण युवाओं को अपना क्षेत्र छोड़ करके गांवों से शहरों की तरफ माइग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस स्कीम के अंतर्गत, रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिजिलियंस स्कीम के अंतर्गत हम ये काम फोकस करने जा रहे हैं कि यहाँ पर हम अल्प रोजगार की समस्या को दूर करेंगे, सो दैट जो माइग्रेशन है वो हमारे पास एक विकल्प हो, हमारे पास एक ऑप्शन हो। ठीक है भाई, मैं जाना चाहता हूँ गाँव से शहर तो जाऊं, लेकिन मेरी मजबूरी ना हो, हमारी आवश्यकता ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। बहुत शानदार पहल है। इसमें भी अगर आप ध्यान दोगे तो स्टेज 1 के अंतर्गत 100 डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कृषि
धन धान्य योजना अलग है, उसी को हम लोग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट स्कीम कह रहे हैं। दूसरा है जो रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिजिलियंस इनिशिएटिव है, वो दूसरी आपकी स्कीम है, ठीक है। दोनों का उद्देश्य अलग अलग है, ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है। आगे समझो, दालों के मामले में, पल्स के मामले में आत्मनिर्भरता, ठीक है, हासिल करने के उद्देश्य सरकार ने एक मिशन स्टार्ट किया, ठीक है। इसका जो पूरा अवधि है वो कितनी है, उसकी पूरी अवधि है 6 साल की, ठीक है। सरकार दालों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का टारगेट लेकर के आगे बढ़ रही है, ठीक है। और क्या फोकस एरिया क्या है, तो 3 दालों पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। कौन सी दाल, अरहर मतलब तूर की दाल, ठीक है, उड़द और मसूर, ठीक है। अब अरहर उड़द और मसूर, इन दालों में क्या डिफरेंस होता है भाई आप समझना, ठीक है। क्लियर हो ना, किसी को पता है क्या कि अरहर की दाल कैसी दिखती है, उड़द की दाल कैसी दिखती है, मसूर की दाल कैसी दिखती है, पता है? मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। अभी गया था, हमने कल डीमार्ट शॉपिंग करने गया था, कुछ समझ में नहीं आता क्या अरहर की दाल है, क्या उड़द की दाल है, क्या मसूर की दाल है, ठीक है। बट ठीक है भाई, देखो तो 6 वर्ष के लिए, ठीक है, आने वाले 6 वर्ष के लिए हम 3 प्रमुख पल्सेस पर, तूर, उड़द और मसूर पर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम ये एक टारगेट हमने सेट किया हुआ है कि आने वाले 4 वर्षों के लिए ये पूरी इनिशिएटिव जो दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने का, इसका पूरा प्लान 6 साल का है, लेकिन हमने आने वाले 4 साल के लिए नेफेड और एनसीसीएफ जैसी एजेंसियों के माध्यम से, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, इनके माध्यम से इन 3 दालों की असीमित खरीदारी, जो भी किसान इसके साथ पंजीकरण कराते हैं, इन एजेंसियों के साथ पंजीकरण कराते हैं, उनके लिए असीमित खरीदारी सरकार यहां पर करने वाली है। सरकार इस बात को यहां पर सुनिश्चित कर, देखो दाल एक ऐसा चीज है जिसमें हम आत्मनिर्भर नहीं है, हमको ये मंगाना पड़ता है बाहर से, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता है कि भाई हर घर में डेली दाल कंज्यूम होता है और एक बहुत बड़ा मतलब इसका कंजम्पशन बेस्ड यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसका प्रोडक्शन उतना नहीं होता, तो दालों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से सरकार ने 6 साल के उद्देश्य एक प्लान को तैयार किया है, जिसके अंतर्गत 3 प्रमुख दाल अरहर, उड़द और मसूर पर फोकस किया जाएगा। आने वाले 4 वर्षों के लिए जो भी किसान इसका पंजीकरण करेंगे, उनको नेफेड और एनसीसीएफ जैसी जो एजेंसी है, वो सभी दालों की असीमित खरीदारी यहाँ पर करने वाली है, ठीक है। अब देखो इसमें सरकार केवल यही नहीं करी, और क्या करने वाली, इस बात को समझने का प्रयास करना, ठीक है। सरकार जो जलवायु अनुकूल, जो क्लाइमेट अनुकूल सीड्स हैं, बीज हैं, उनका विकास भी करेगी, प्लस उनकी व्यावसायिक उपलब्धता को भी सुनिश्चित करने वाली है इसी इनिशिएटिव के अंतर्गत, ठीक है। दालों में प्रोटीन की प्रचुरता को बढ़ाने पर सरकार फोकस कर रही है, ठीक है। सरकार प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर फोकस कर रही है, प्लस फसल कटाई के पश्चात स्टोरेज और मैनेजमेंट में सुधार किया जाएगा सरकार, ठीक है। और जो किसान है उनको उनकी फसल का जो उचित मूल्य, जो रेम्युनरेटिव प्राइस, जो लाभकारी मूल्य है, वो प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए हमने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया, ठीक है। तो अभी तक आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में 3 प्रमुख स्कीम देखा, 3 प्रमुख स्कीम याद हो गया, समझ में आ गया। कृषि धन धान्य योजना जो कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट स्कीम था। दूसरा आपने देखा ग्रामीण समृद्धि मतलब रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिजिलियंस लचीलापन कार्यक्रम, ठीक है। उसमें अल्प रोजगार को हम लोग दूर कर रहे थे। चरण 1 स्टेज 1 के अंतर्गत 100 डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट पर फोकस किया जा रहा था। थर्ड स्कीम थी जिसके अंतर्गत दालों में हम आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए हम आने वाले 6 सालों को हमने टारगेट सेट किया था। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख दालें अरहर, उड़द और मसूर पर फोकस किया जा रहा था। और आने वाले 4 वर्षों के लिए नेफेड और एनसीसीएफ जैसी जो एजेंसी हैं वो पूरे दालों को यहाँ पर खरीदेंगी, ये बात यहाँ पर सुनिश्चित की गई है, ठीक है। तो ये आपने 3 पॉइंट आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। चौथा स्कीम समझो, कॉटन प्रोडक्टिविटी, कपास उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमने एक 5 साल का कपास मिशन तैयार किया है। अब चीजें क्लियर, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होना स्टार्ट होगा। दाल के लिए हमने 6 साल का किया, कॉटन के लिए, कपास के लिए हमने 5 साल का किया। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। इसकी अवधि 5 साल की है। इसके अंतर्गत हम लोग करने क्या वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा, कपास की खेती में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, सस्टेनेबिलिटी के स्तर में हम सुधार करने वाले हैं, प्लस इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वाली कॉटन होते हैं ना, ठीक है, जो अतिरिक्त लंबे स्टेपल वाले जो कपास की किस्में होती हैं उनको हम लोग यहाँ पर बढ़ावा देने वाले हैं। प्लस इसके साथ एक बात और इंपॉर्टेंट समझना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत, कपड़ा क्षेत्र के अंतर्गत हमने एक इंटीग्रेटेड 5F, ठीक है, 5F अप्रोच को फॉलो किया, ठीक है। 5F अप्रोच क्या मैं आप लोगों को समझा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हिंदी में कुछ एरर किया हुआ लिखने में, मैं आपको यहाँ पर देखकर समझा दे रहा हूँ। देखो लिखा क्या, फार्म टू फाइबर मतलब खेत से फाइबर तक का जो पूरी जर्नी है, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, ठीक है। ये एक 5F का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग कॉटन की भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने पर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। बात क्लियर है, समझ में आ रही है आप लोगों को, समझो।
इन सब पर क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, इन सारे टॉपिक पर मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, और वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को लास्ट में भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं बीच बीच में क्वेश्चन रुक करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि क्लास बहुत लंबी खींच रही है, ठीक है। अभी 1 घंटा ऑलरेडी आप लोगों की क्लास का हो चुका है, बट समझने का फोकस करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, वहां पर हम समुद्री क्षेत्रों में फिशरी प्रोडक्शन के लिए हमने एक रूपरेखा यहाँ पर तैयार किया हुआ है, ठीक है। क्या रूपरेखा है, ध्यान समझना। इसके अंतर्गत कुछ बातें बताई जा रही, क्या जा रहा है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन दोनों पर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फिशरी के प्रोडक्शन पर काम करना है, ठीक है, मत्स्य के उत्पादन पर काम करना है। इसलिए हमने 2 एरिया टारगेट किया, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? आगे देखो, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहा है, ये फैक्ट आप लोगों को याद करना पड़ेगा। फैक्ट क्या है? भारत जो है वो मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि, एक्वाकल्चर, ठीक है, इसके मामले में विश्व में 2nd स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। प्लस और क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के जो समुद्री खाद्य उत्पाद, जो सी फूड है, उनका एक्सपोर्ट 60,000 करोड़ रुपए का है, ठीक है। तो 2 चीजें ध्यान रखो, भारत फिशरी प्रोडक्शन और जलीय कृषि के मामले में विश्व में 2nd स्थान पर है। भारत सी फूड का जो एक्सपोर्ट करता है वो 60,000 करोड़ रुपए का करता है। ये 2 पॉइंट आप लोग को यहां पर ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अब समझने का प्रयास करना, ठीक है। अन्य कुछ प्रमुख विशेषताओं की यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। विशेषताएं क्या है, समझने का प्रयास करना, ठीक है। कह रहा है आपसे यहां पर, अगर आप ध्यान दोगे तो, सब्जियों और फलों के लिए हमने एक व्यापक प्रोग्राम स्टार्ट किया, कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, जो कि राज्यों के सहयोग से स्टार्ट किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं उनका हम प्रोडक्शन ज्यादा कर पाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाए, ठीक है, उनका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको और इफेक्टिव बना पाए, कुशल बना पाए, प्रोसेसिंग जो होती है फ्रूट्स और सब्जियों की उनको अच्छा कर पाए, ठीक है, और किसानों को उनकी मूल्य का लाभकारी मूल्य दे पाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम, ठीक है, एक हमने व्यापक कार्यक्रम स्टार्ट किया, किसके लिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। क्लियर है? पॉइंट तैयार रहेगा, याद रहेगा दिमाग में? चलो भाई, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, नोट करो इस पॉइंट को, मार्क करो इंपॉर्टेंट, इसलिए कि एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। प्रश्न क्या पूछेगा? हाल ही में मखाना बोर्ड का गठन करने की बात की है, ठीक है। मखाना कहां पर होता है? मिथिलांचल क्षेत्र में होता है, आपको पता है, ठीक है। तो बिहार में ही क्या किया जा रहा है? मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है, ठीक है। क्यों गठन किया जा रहा है? उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है कि जो मखाना है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन, उसका प्रोसेसिंग, उसमें वैल्यू एडिशन और उसके जो मार्केटिंग है, ठीक है, उसमें, उसके विपणन में हम सुधार कर पाए, ठीक है। तो मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, विपणन सुधार के उद्देश्य हमने बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया, ठीक है। तो स्ट्रेट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हाल ही में मखाना बोर्ड का गठन कहां पर किया गया है? तो बिहार में किया गया है। क्लियर? ठीक है। ये करेगा क्या? तो जितने भी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जितने भी एफपीओ होते हैं, किसान उत्पादक संगठन होते हैं, उनको यहाँ पर संगठित किया जा रहा है, ठीक है। और इसके उद्देश्य हमने मखाना बोर्ड का स्थापना यहाँ पर की है, ठीक है। और समझना भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत रिफॉर्म करने के उद्देश्य सरकार ने एक यहाँ पर इनिशिएटिव और स्टार्ट किया, क्या? नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, उच्च उपज वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता भी होगा, पिछले साल, ठीक है, पिछले साल लगभग 100+ बीज सीड्स को हमने डेवलप किया था, जो कि रिसर्च करके हमने बनाया था, ठीक है। और वो क्या था कि वो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी, वो कीट प्रतिरोधी थे, ठीक है, और वो क्लाइमेट अनुकूल थे। ऐसे बीजों का निर्माण हमने प्रति साल किया था। तो एक तो इस मिशन के तहत हमारा टारगेट ये है कि जो हमने प्रति साल 100+ बीजों का हमने निर्माण किया है, उनको हम कॉमर्शियली मार्केट में उपलब्ध करा पाए। पहला काम तो ये। दूसरा काम क्या है कि इस पूरे क्षेत्र में ऐसे बीजों के निर्माण में जिनकी उत्पादकता ज्यादा हो, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, इसके संदर्भ में हम इन्वेस्टमेंट को और अच्छा करने वाले हैं। इसलिए सरकार ने ये प्रयास यहाँ पर किया, ठीक है। तो ध्यान समझना 2 चीजें। एक प्रश्न जनरली पूछता है कि कृषि में तकनीक का प्रयोग कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये वाला स्कीम जो है ना, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, ठीक है, उच्च उपज वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन, इसको मेंशन करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ये अपने आंसर में मेंशन करना जरूरी है। और समझो भाई, हमने क्या किया कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है, ठीक है, उसमें हमने कुछ यहाँ पर चेंजेस किया है। अभी तक क्या था कि उसके अंतर्गत 3 लाख
का जो ऋण बाउंड्री थी, जो लोन बाउंड्री थी, उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक फैक्ट दे रहा कि अभी तक इसके जरिए, ठीक है, किसी के जरिए 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे, डेयरी किसान अल्पकालिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कि केसीसी की जो क्रेडिट सीमा है वो 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए यहां पर कर दी गई है। ठीक है, याद रहेगा ना। और समझो भाई, असम के ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, असम के, नोट कर लो आप इस पॉइंट को, ब्रह्मपुत्र, ये लिखा नहीं है इसमें, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके अंतर्गत हमने क्या किया है, असम के नाम रूप में हमने यूरिया संयंत्र की स्थापना की। ठीक है, यूरिया संयंत्र की स्थापना की है। भारत में अभी तक 5 यूरिया संयंत्रों को पुनर्जीवित किया गया। कहां कहां पर, तो सिंदरी झारखंड में, ठीक है, बरौनी बिहार में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, रामागुंडम तेलंगाना में और तलचर उड़ीसा में। ये 5 प्रमुख आपके यूरिया संयंत्र जिनका निर्माण हमने किया है इस समय। ठीक है, प्लस असम के नामरूप में, जो कि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक एरिया है, वहां पर हमने क्या किया हुआ है, यूरिया संयंत्र की स्थापना की है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिए आप लोग। चलो कुछ पॉइंट्स में आप लोगों से और डिस्कस कर देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लो, सो कि कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया तो आप लोगों को बताने के लिए कुछ तो रहे। ठीक है, क्या कि हम क्या कर रहे हैं ना कि भारतीय बैंक जो है, भारतीय डाक जो है, इंडियन पोस्ट जो है, वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, रूरल इकोनॉमी में अपनी भूमिका को निभा रहा है। किसमें, फाइनेंशियल इंक्लूजन के संदर्भ में। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के संदर्भ में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना होगा। तो देखिए, बातों को बहुत क्लियर समझना, एग्रीकल्चर सेक्टर के संदर्भ में, जो कि डेवलप्ड इंडिया के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट इंजन है, हमारा बजट के अंतर्गत बताया गया है, उसके लिए सरकार ने ये सारे एफर्ट्स किए। मैं एक बार एफर्ट्स याद कराऊं दोबारा से, ध्यान समझना। पहला क्या था, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी कह रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने क्या किया हुआ है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था इससे पहले, उससे प्रेरणा लेते हुए उसी के आधार पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सबसे खराब जिले हैं, जहां पर प्रोडक्टिविटी खराब है, जहां पर फसल तीव्रता बहुत खराब है, जहां पर क्रेडिट नहीं होता जैसे मिल रहा है किसानों को, उन 100 जिलों को कवर करते हुए हमने 1.7 करोड़ किसान को यहां पर टारगेट किया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? आगे बढ़ा जाए। अब देखो भाई, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, ये तो पहला स्कीम था सरकार का। ठीक है, इसके बाद सरकार ने यहां पर स्टार्ट किया ग्रामीण समृद्धि, ठीक है, रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड लचीलापन रिजिलियंस इनिशिएटिव। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के सरकार क्या करेगी, कृषि क्षेत्र में जो अल्प रोजगार की समस्या है, ठीक है, अल्प रोजगार के कारण से क्या होता है कि जो ग्रामीण युवा है उसकी मजबूरी होती है कि वो गांव छोड़ करके शहर की तरफ जाए जॉब की तलाश में। ठीक है, लेकिन इस स्कीम के माध्यम से हमारा टारगेट ये है कि हम ग्रामीण युवा के लिए एक जो माइग्रेशन है उसको एक ऑप्शन बनाए, विकल्प बनाए, उसकी मजबूरी ना बनाए। इसलिए हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्किल, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और रूरल इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, उस पर फोकस करेंगे ताकि इस समस्या को हम लोग दूर कर सके। इसके लिए भी चरण 1 के अंतर्गत हमने 100 एग्रीकल्चर डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। अब देखो भाई, थर्ड स्कीम में दालों को लेकर के, पल्सेस को लेकर के 3 प्रमुख दाल, तूर, उड़द और मसूर, इन दालों के लिए सरकार ने 6 साल का एक अपना मिशन तैयार किया है कि हम इसमें आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, जो कॉटन प्रोडक्टिविटी वाला उसमें 5 साल टारगेट है, यहां पर 6 साल टारगेट है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक और पॉइंट बहुत याद है कि आने वाले 4 वर्षों तक हम क्या करेंगे, जो भी किसान इसके साथ समझौता करता है, इसमें शामिल होता है, उनको इन तीनों दालों की असीमित खरीदारी करेगी। कौन? 2 सेंट्रल एजेंसियां हैं, नाफेड और एनसीसीपी। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। इसी के अंतर्गत दालों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, उसमें जलवायु अनुकूल बीजों का प्रयोग करेंगे, उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे, जो स्टोरेज फैसिलिटी उसको इंप्रूव करेंगे, किसानों की मूल्यों को सुनिश्चित करेंगे यहाँ पर कि सही पैसा उसको मिल पाए। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर शामिल है ऑलरेडी। कॉटन प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इसके लिए जो 5 साल का मिशन तैयार किया हुआ है, इसे हम इंटीग्रेटेड 5F दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, 5F में क्या है कि फार्म टू फाइबर, फाइबर टू कहां पर आपका फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। यहां पर ये एरर है, मैं एरर भी आपको बता दे रहा हूं। क्या कारखाने के लिए फाइबर जो लिखा है ना, मतलब वो फाइबर से कारखाना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस आप लोग इस बात को। ठीक है, तो ये आपका अगला मिशन था। इसके बाद क्या है कि हम फिशरी सेक्टर में, बेटा एक बात और समझिएगा, जब भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे प्रश्न पूछे
तो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं, एग्रीकल्चर प्लस उसके जो एलाइड सेक्टर है, जो उसके सहायक गतिविधियां जैसे कि फिशरी हो गया आप लोगों का, तो सरकार ने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फिशरी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या किया हुआ कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को टारगेट किया है। यहां पर एक आंकड़ा दे रहा है कि अगर हम फिशरी प्रोडक्शन की बात करें, फिर हम जलीय कृषि की बात करें, तो विश्व में भारत की जो रैंकिंग वो सेकंड नंबर पर है। भारत सी फूड में 60,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है। 2 पॉइंट ध्यान रखना, प्रश्न इस पर भी केवल बन सकता है, बन इसलिए सकता है कि मैंने बनाया है अभी, इसलिए मैं आपसे बार बार फोकस करा रहा हूं कि ध्यान रखो, ये पॉइंट मत गलत कर देना। जब मैं भी आपसे क्वेश्चन कराऊंगा तो ये क्वेश्चन मत गलत कर देना मेरे भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां पर है, ठीक है। और देखो सब्जियों और फलों के लिए मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए हमने कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो कि राज्यों के सहयोग से है, वही प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पर, उसी पर फोकस कर रहे हैं। प्लस बिहार में मखाना बोर्ड को स्टेब्लिश कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर हमने नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स की हम बात कर रहे हैं, जो पिछले बार हमने 100+ बीजों का निर्माण किया था, ऐसे उन बीजों को हम मार्केट में अवेलेबल कराएंगे। प्लस इसमें और रिसर्च और इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे किया जा रहा है उसका ये मिशन उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, तो ये बात ध्यान रखना, मेंस में इस पर प्रश्न बन सकता है, ठीक है। केसीसी के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जो हमारा 3 लाख का बाउंड्री था उसको हमने बढ़ा करके 5 लाख तक का क्रेडिट यहां पर कर दिया है, ठीक है। असम के नामरूप में जो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वहां पर हमने क्या किया है, एक यूरिया संयंत्र की स्थापना की बात कही है। इसके अलावा झारखंड के सिंदरी में, बिहार के बरौनी में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, तेलंगाना के रामाकुंडम में और उड़ीसा के तलचर में हमने ऑलरेडी यूरिया संयंत्रों को पुनर्जीवित किया है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। आओ चलो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे करा देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ भाई कुछ तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा केवल टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत हैं अच्छे, इसमें मैं एक अलग से क्लास लूंगा ना, तो मैं वहां पर ये पूरे क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। प्लस अभी के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखो। चलो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। पहला पढ़ो क्या है, पहला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है इसे सभी 117 आकांक्षी जिलों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में क्रियान्वित किया गया है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड, यह योजना फसल उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, और फसल कटाई के पश्चात भंडारण, स्टोरेज को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। यह योजना लघु और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है। ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सत्य हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करो, तब तक मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, ठीक है, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबने आंसर कमेंट कर दिया, आगे बढ़ा जाए। देखो भाई ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस इतने अच्छे हैं ना कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको समझ में कि हाँ भाई यार क्वेश्चंस है, मतलब क्वेश्चंस का लॉजिक है, क्वेश्चन अच्छे फ्रेम किए गए। यहाँ पर जैसे देखो क्वेश्चन क्या है कि संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण सीमा अब कितनी है, पहले 3 लाख थी, अब बढ़ाकर के 5 लाख कर दी गई, ठीक है। और देखो क्वेश्चन क्या है, मखाना बोर्ड पर एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया हुआ, मैंने हर एक टॉपिक पर आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया है। ये देखो फिशरी प्रोडक्शन वाला जो मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था वो टॉपिक यहाँ पर हो गया। जो दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन है, ठीक है, पल्स में जो आत्मनिर्भरता मिशन है उसके लिए क्वेश्चन यहाँ पर मैंने फ्रेम किया हुआ है। तो मैंने लगभग हर टॉपिक पर, ठीक है, मैंने हर टॉपिक पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम करके आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, ठीक है, कथन कारण दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो ये सारे पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, प्लस इन सारे क्वेश्चन को मैं एक अलग से डिस्कस भी करूंगा। लेकिन अभी क्लास के साथ साथ चीजों को आप लोग करते चलो, जिन क्वेश्चन पर मैं फोकस करा रहा हूँ उन पर आपका फोकस पूरा यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने विकास का पहला इंजन देख लिया, विकास का दूसरा इंजन क्या है भाई, अब समझो दूसरा इंजन आप लोगों के लिए है क्या, एमएसएमईज, ठीक है, एमएसएमईज, ठीक है। अब समझो भाई एमएसएमईज में क्या है, क्या किया गया रिसेंट में, आपको पता होगा पहले क्या था ना कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए अलग अलग एमएसएमईज का क्राइटेरिया था, ठीक है, कि भाई सेवा क्षेत्र के लिए ये क्राइटेरिया होगा, विनिर्माण क्षेत्र के लिए ये क्राइटेरिया होगा। बाद में क्या किया गया, उनको मर्ज कर दिया गया, ठीक है। और अब इस बार क्या किया गया, ध्यान दीजिएगा, जो एमएसएमईज के लिए जो मानदंड है उसमें चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस किए गए समझना, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों चीजों पर चेंजेस किया गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में क्या किया गया है कि जो पहले मौजूद जो अभी था उसको चेंज करके
2.5 गुना कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि देखो पहले 1 करोड़ रुपए था, ठीक है, अभी उसको चेंज करके 2.5 करोड़ रुपए कर दिया गया कि अगर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एमएसएमई, ठीक है, 2.5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको हम लोग सूक्ष्म उद्यम के तौर पर शामिल करेंगे, उसको हम लोग माइक्रो इंटरप्राइजेस के तौर पर शामिल करने वाले हैं। ये यहाँ पर बात बताई गई है। ठीक है, इसके बाद स्मॉल और मीडियम। ठीक है, तो देखो पहले 10 था, 10 इंटू 2.5 25 हो गया, 50 था, 50 इंटू 2.5 आपका 125 हो गया। ठीक है, तो निवेश को पहले की तुलना में 2.5 गुना किया गया है। ये क्राइटेरिया आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा क्या, ठीक है, कि जो टर्नओवर था पहले की तुलना में इसको 2 टाइम कर दिया गया है। ठीक है, टर्नओवर को 2 टाइम कर दिया गया। पहले 5 था तो उसको 10 कर दिया गया, 50 था तो उसको 100 कर दिया गया, 250 था तो उसको 500 कर दिया गया। ठीक है, तो अब याद कैसे करना है समझना, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो कि 2.5, 2.5, 25 और 125 याद करना इजी है। 2.5, 25, 125 ये क्या है, ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है। ठीक है, क्लियर। टर्नओवर की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत इजी है, 10, 100, 500। ठीक है, 10, 100 और 500 ये है। ठीक है, तो ये दोनों याद कर लेना आप लोग, कई बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप लोगों को याद होना भी चाहिए। ठीक है, ये अभी हमने क्या किया, हमने एमएसएमईज के लिए जो मानदंड है उसमें चेंजेस किया है, इन्वेस्टमेंट को 2.5 टाइम बढ़ा दिया है और टर्नओवर को 2 टाइम बढ़ा दिया है। तो अब जो हमारा रिवाइज्ड पैरामीटर्स है वो 2.5, 25, 125 आपका इन्वेस्टमेंट में है और टर्नओवर में 10, 100 और 500 है। ये बात हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा पॉइंट था, इजी पॉइंट था, इसलिए मैंने समझा दिया। अब समझना, क्रेडिट कवर को भी हमने यहाँ पर बढ़ाने के लिए एक काम यहाँ पर किया। ठीक है, गारंटीड क्रेडिट कवर के लिए हमने क्या किया हुआ है। ठीक है, 3 अलग अलग प्रकार के जो बिजनेस होते हैं, जिसकी एक स्मॉल एसएमईज हो गया, ठीक है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो हो गया, इनके लिए हमने क्या किया, जो पहले क्रेडिट गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए था उसको बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए कर दिया है। ठीक है, प्लस स्टार्टअप्स के लिए जो पहले 10 करोड़ रुपए था उसको बढ़ा करके 20 करोड़ कर दिया है और जो एक्सपोर्ट करने वाले एमएसएमईज हैं उनके लिए जो ऋण की सुविधा है वो 20 करोड़ रुपए तक हमने कर दी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमने क्रेडिट कवर में भी एमएसएमईज में रिफॉर्म किया है, चेंजेस किया है। ठीक है, देखो एमएसएमईज के लिए क्या होता है ना कि कोई भी एमएसएमईज कंपनी जो बनती है तो उसको एमएसएमईज के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। ठीक है, अच्छा, एमएसएमईज के अंतर्गत केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो शामिल होते नहीं, सर्विस सेक्टर भी शामिल होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मानो पीसेस अभ्यास है, ठीक है, मानो पीसेस अभ्यास है और हमने क्या किया, हमने एक अपनी कंपनी फॉर्म की। ठीक है, कंपनी बनाया, कंपनी बना करके हम क्या करेंगे, हम एमएसएमईज के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। इसके लिए उद्यम पोर्टल होता है जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, उद्यम पोर्टल के अंतर्गत आपको एमएसएमईज का दर्जा मिलता है। तो अब यहाँ पर वही बता रहा है कि अगर आप एमएसएमईज हो तो आपको ये क्रेडिट कवर की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, इसमें भी स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत स्टार्टअप्स का भी दर्जा मिलता है। ठीक है, अगर स्टार्टअप का दर्जा कोई स्टार्टअप प्राप्त कर ले जाती है तो उसके लिए क्या होता है कि आने वाले कुछ समय तक के लिए, ठीक है, स्टार्टअप्स को सरकार बहुत सारी छूट देती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान रखो क्या कह रहा है, देखो सूक्ष्म उद्योग के लिए। ठीक है, अभी तक क्या था आपने यहाँ पर देखा, मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझाता हूँ आप लोगों को, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, मुझे बहुत डर लगता है चीज़ों का, कि आप लोग कंफ्यूज होगा तो बड़ी दिक्कत आएगी मेरे लिए। देखो मैंने क्रेडिट कवर के संदर्भ में एक पॉइंट समझाया क्या, कि स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए पहले 5 करोड़ था उसको बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया। आप लोगों सर माइक्रो इंटरप्राइजेस आपने कहाँ छोड़ दिया, तो देखो सूक्ष्म उद्योग के लिए हमने क्रेडिट कार्ड से स्टार्ट किया है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि उद्यम पोर्टल पर जितने भी सूक्ष्म उद्यम माइक्रो इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है उनके लिए 5 लाख रुपए तक की जो सीमा है उसको हमने यहाँ पर सुनिश्चित किया है। ठीक है, और पहले वर्ष में 10 लाख ऐसे कार्ड जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, केवल माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए हम एक क्रेडिट कार्ड जारी कर रहे हैं। 10 लाख कार्ड हम जारी करने वाले हैं जिसकी सीमा 5 लाख रुपए की होगी। वहीं पर स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए हम 10 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर सुविधा, 10 करोड़ है ना, ये 10 लाख, 10 करोड़ है, कंफ्यूज हो गया मैं, 10 करोड़ है। ठीक है, 10 करोड़ रुपए तक का हम यहाँ पर क्रेडिट सुनिश्चित कर रहे हैं। स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ और एक्सपोर्ट करने वाले एमएसएमईज के लिए 20 करोड़ रुपए तक की यहाँ पर उन्होंने सुविधा सुनिश्चित करें। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग को यहाँ पर याद करने हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं, एक क्रम में समझा रहा हूं तो चीजें भी आप लोग को याद रहेंगे। प्लस और समझना भाई,
स्टार्टअप्स के लिए हमने एक फंड्स ऑफ फंड को स्थापना किया, ठीक है। फंड्स ऑफ फंड इससे पहले भी हमने बनाया था, इस बार हमने क्या किया, उसका दायरा को थोड़ा सा बढ़ा दिया, उसमें 10,000 करोड़ रुपए का नया कंट्रीब्यूशन किया, नया योगदान किया है और एक न्यू फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की, ठीक है। प्रश्न क्या पूछेगा, फंड ऑफ फंड्स क्या है, तो स्टार्टअप्स के लिए हमने फंड्स ऑफ फंड्स बनाया है, 10,000 करोड़ रुपए का हमने यहाँ पर इस बार योगदान को और शामिल किया है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। विद एन एक्सपेंडेड स्कोप, कुछ इसके विस्तारित दायरे हैं जिसको यहाँ पर शामिल किया गया है और 10,000 करोड़ का एडिशनल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अब ध्यान रखना भाई, पहली बार जो उद्यमी बन रहे हैं जिसमें महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शामिल हैं, उन सभी को 5 लाख पहली बार के उद्यमी, जो 5 लाख पहली बार उद्यमी हैं उन लोगों को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा, ठीक है। अगले 5 वर्षों के लिए ऐसे उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपए तक का टोटल एक ऋण की यहाँ पर सुविधा सुनिश्चित की जा रही है, ठीक है। तो ये भी स्कीम सरकार ने की है। देखो सरकार ने ये क्यों किया है, अब समझो ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग। मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें, मानो आपसे प्रश्न पूछा एमएसएमईज को लेकर के, ठीक है, सरकार एमएसएमईज के लिए क्या प्रयास करे, तो अब बताओ ना कि अभी हमने क्या किया, हमने एमएसएमईज के दायरे में भी संशोधन किया सो दैट की बहुत बड़ी मात्रा में एमएसएमईज इसके अंतर्गत शामिल हो पाए, ठीक है। ये एक सबसे अच्छा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कि एमएसएमईज के लिए क्रेडिट मिल पाए, इसके लिए हमने बहुत सारे अलग अलग स्कीम स्टार्ट किए हैं। स्मॉल मीडियम के लिए अलग किया है, स्टार्टअप्स के लिए अलग किया है, एक हमने एक फंड्स ऑफ फंड्स की व्यवस्था सुनिश्चित की है। जो पहली बार उद्यमी हैं ऐसे 5 लाख उद्यमियों को टारगेट करके हम 2 करोड़ रुपए तक की सावधि ऋण प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपकी शामिल हो रही है, ठीक है। और समझना भाई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का प्रयास करो आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमने इस बार के बजट में, ठीक है, रोजगार को बढ़ाने के लिए हमने फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया हुआ है। इसके लिए हमने एक फोकस उत्पाद योजना प्रारंभ की है, फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर लेदर एंड फुटवियर। अब प्रश्न क्या पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछेगा कि फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फोकस उत्पाद योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है, तो फॉर लेदर मतलब चमड़ा और फुटवियर इंडस्ट्री के लिए हमने इसको स्टार्ट किया है। तो फोकस प्रोडक्ट स्कीम ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। इसके अंतर्गत लगभग 22 लाख लोगों को नया रोजगार प्रदान कराया जाएगा, ये हमारा टारगेट है, जो कि अपने में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलो भाई पहला टॉपिक समझो। भारत को जो पूरा टॉय सेक्टर है, जो खिलौना सेक्टर है, उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको ग्लोबल हब के तौर पर स्टेब्लिश करने के लिए हम यहाँ पर मेड इन इंडिया ब्रांड पर काम कर रहे हैं, ठीक है। हम ऐसे खिलौनों का निर्माण कर रहे हैं जो कि मेड इन इंडिया वाले खिलौने हैं। भाई अब चाइनीज गेम खेलते खेलते सब लोग परेशान हो, सरकार ने कहा कि भाई टॉय सेक्टर, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर, भारत में, जनसंख्या होगी भी कहाँ पर, भारत में। भारत के लोग मेहनती होते हैं, टॉय की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो सरकार ने टॉय सेक्टर पर फोकस किया और कहा है कि हम मेड इन इंडिया जो ब्रांड है उसको फोकस करते हुए हम करेंगे, ताकि हम पूरे विश्व में एक ग्लोबल हब के तौर पर इस सेक्टर में डेवलप हो पाए, स्टेब्लिश हो पाए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब समझना, अभी आपने इसे एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा था कि हमने बिहार में एक मखाना बोर्ड को स्टेब्लिश किया था। क्यों किया था, मखाना वहां पर होता भी है, प्लस एक और लॉजिक है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो बिहार में केवल वही तो नहीं हो, बिहार में कुछ और भी चीजें होंगी, नहीं। अब वो ध्यान रखना क्या चीजें होने वाली, ठीक है। मैंने कहा ना कि इलेक्शन से भी चीजें इंपैक्ट पड़ती हैं, तो ध्यान रखिएगा। फूड प्रोसेसिंग के लिए हमने यहां पर क्या किया हुआ है, हमने फूड प्रोसेसिंग के लिए बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट को स्टेब्लिश करने पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले आपने बिहार में मखाना बोर्ड देखा था, अब यहां पर हम बात करें किसकी, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, इसकी बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो किसानों की आय में वृद्धि करना, युवाओं के लिए कौशल उपलब्ध कराना, ठीक है, रोजगार उपलब्ध कराना, ये सारी बातें इसके अंतर्गत शामिल की जाएंगी। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यही पूछेगा कि भारत में भी इस बार के बजट में कहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी को स्टैब्लिश करने की बात की गई, तो बिहार में की गई है, ठीक है। और समझना, ठीक है, और समझना, और कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है नहीं, तो मैं इसको आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब देखो, जो तीसरा इंजन है, ठीक है, तीसरा इंजन क्या हमारा विकास का, तो हमने चीजें पढ़ी थी AIME, एग्रीकल्चर हो गया, MSME हो गया, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो निवेश, अब निवेश किस में, जनरली हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, निवेश
अर्थव्यवस्था में। लेकिन निवेश केवल इकोनॉमी की बात नहीं हो रही, निवेश लोगों के अंतर्गत भी। लोगों के अंतर्गत निवेश कैसे हम लोग करते हैं, हम उनको कौशल प्रोवाइड कराते हैं तो वो लोगों में इन्वेस्टमेंट होता है। हम उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं तो वो क्या होता है, लोगों में इन्वेस्टमेंट। हम उनके लिए सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करते हैं, क्या होता है, उस व्यक्ति के अंतर्गत हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो लोगों में इन्वेस्टमेंट, अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन, नवाचार में इन्वेस्टमेंट, इन तीनों में इन्वेस्टमेंट की बात यहां पर की जाएगी। अब ध्यान देना, समझना क्या क्या पॉइंट है। लोगों में निवेश की अगर हम बात करें तो हमने क्या किया है, हमने ठीक है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है भाई, तो यह आकांक्षी जिलों जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो पूर्वोत्तर के 8 करोड़ से अधिक बच्चे, 1 करोड़ गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करेगा। अब ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न यहाँ पर कैसे बन सकता है, प्रश्न क्या है कि सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 किन किन क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और पूर्वोत्तर, इन क्षेत्रों में इसको लागू किया जा रहा है। कौन कौन लाभार्थी हैं, तो बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और किशोरियां, ये इसकी लाभार्थी हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग लैब क्या है भाई, तो इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें हम अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना कर रहे हैं। तो आने वाले 5 वर्षों में, ध्यान रखिएगा टारगेट क्या है, आने वाले 5 वर्षों में, कितने वर्षों में, तो 5 वर्षों में। प्रश्न पूछेगा कि आने वाले कितने वर्षों में हम 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने का हमने टारगेट सेट किया हुआ है, तो आने वाले 5 वर्ष में। ठीक है, ध्यान रखना 50,000 अटल टिंकरिंग लैब को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के अंतर्गत जो भारत नेट प्रोजेक्ट है, ठीक है, जितने भी सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं, जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन दोनों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। इसके माध्यम से, तो भारत नेट परियोजना के माध्यम से। ठीक है, भारत नेट प्रोजेक्ट के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा कुछ नई स्कीम ध्यान रखो, जैसे भारतीय भाषा पुस्तक योजना। भारतीय भाषा पुस्तक योजना क्या है, तो डिजिटल रूप में भारतीय भाषा की किताबों को उपलब्ध कराने के लिए हमने इस स्कीम को स्टार्ट किया। प्रश्न पूछेगा भारतीय भाषा पुस्तक योजना क्या है, तो कंफ्यूज मत होना, डिजिटल रूप में भारतीय भाषा की किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना, हमने क्या किया कि कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर रहे हैं हम। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने स्किल क्षेत्र में काम करने पर फोकस किया और इसके लिए हम लोग भारत में 5 राष्ट्रीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, स्किल सेक्टर में ध्यान रखिएगा, स्किल सेक्टर में 5 राष्ट्रीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेब्लिश किए जाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस एक्सपेंशन ऑफ आईआईटीज किया जा रहा है, आईआईटी के क्षेत्र में विस्तार। जब मैं आईआईटी में था तो हमारे पास सीटें बहुत कम होती थी। ठीक है, अभी उसके बाद से सीटें इतनी भयंकर बढ़ाई गई हैं। हमने 2013-14 में एग्जाम लिया, आपने देखा उस समय की सीटें देखिएगा और आज की सीटें देखिएगा, आपको सीटें समझ में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो समझना हमारे टाइम में सीटें बहुत कम होती थी, अभी क्या किया गया है कि लगभग 6500 प्लस सीटों को बढ़ाया गया है 5 आईआईटीज के अंतर्गत। तो ये बातें भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसके अलावा हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टेब्लिश कर रहे हैं किस क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में। देखो अभी तक आपने क्या देखा था कि हम कौशल के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेब्लिश कर रहे हैं वो 5 है टोटल। ठीक है, लेकिन जो एआई के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसके लिए अगर आप ध्यान दो तो इससे पहले बजट में हमने एग्रीकल्चर, हेल्थ और सस्टेनेबल सिटीज, इन क्षेत्रों में हमने क्या किया हुआ है, हमने ऑलरेडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्टेब्लिश कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, संधारणीय शहरों के लिए हमने ऑलरेडी एआई में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेब्लिश कर दिया है। इस बार के बजट में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बार के बजट में जो एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेब्लिश किया जा रहा है वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा। ठीक है, कहां पर किया जा रहा है, तो अभी शायद ये श्योर नहीं, बट मैं जहां तक श्योर तो आईआईटी कानपुर से आया था। एक बार आपने चेक भी करिएगा इस बात को, मैं श्योर नहीं हूं अभी तक। ठीक है, पॉइंट मेंशन नहीं है। ठीक है, बट ठीक है, आप समझो कि शिक्षा के लिए जो एआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेब्लिश किया जा रहा है उसका कुल परिव्यय, जो कुल बजट एलोकेशन है वो 500 करोड़ रुपए का है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा समझना, कंफ्यूज मत होना, कौशल वाले में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले में कंफ्यूजन मत होना। देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2 क्षेत्र में हो रहा है अभी, एक कौशल के लिए और एक एआई के लिए। एआई में ऑलरेडी हमने
3 सेक्टर में कर लिया है, ठीक है, एग्रीकल्चर में, हेल्थ सेक्टर में और इसके अलावा सस्टेनेबल सिटीज में हमने कुछ कुछ IITs को टारगेट करते हुए इनका निर्माण हमने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा इस बार के बजट में हमने AI में एजुकेशन सेक्टर के लिए हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्टेब्लिश करने की बात कही है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का हमने बजट यहाँ पर अलॉकेट किया हुआ है। प्लस स्किल के लिए जो हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेब्लिश कर रहे हैं उनकी संख्या है 5, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा, अब चीजें क्लियर हो गई। चलो भाई आगे बढ़ो। जैसे आपने देखा कि IITs में सीटों का विस्तार किया जा रहा था, उसी प्रकार से चिकित्सा क्षेत्र में भी, ठीक है, हम सीटों का विस्तार करें कितना, तो आने वाले 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ी जाएंगी, 75,000 सीटें जोड़ी जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, आने वाले 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है। मानो प्रश्न आपसे पूछता है कि सरकार एजुकेशन सेक्टर में कौन से प्रयास करती है, आपको क्या क्या बताना है, आपको अटल टिंकरिंग लैब बताना है, आपको भारत नेट के अंतर्गत सभी स्कूलों में हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे रहे हैं ये बताना है, आपको भारतीय भाषा पुस्तक योजना बताना है, आपको कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बताने हैं, आपको IITs में एक्सपेंशन की तरह ये बताना है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शिक्षा क्षेत्र में अभी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्टैब्लिश करने की बात की गई, आपको ये बताना है, आपको मेडिकल की सीटें बढ़ा दी गई हैं, आने वाले 5 वर्षों में लगभग 75 सीटें बढ़ाई जाएंगी, आपको ये बताना है। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है एजुकेशन सेक्टर के लिए, ठीक है। और समझो भाई, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डे केयर कैंसर सेंटर को स्टैब्लिश किया जाएगा। मतलब अगले 3 वर्षों में, फिर से टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 3 वर्षों में, ठीक है, सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्टैब्लिश किए जाएंगे। इस बार के बजट में हमने 200 ऐसे सेंटर स्टैब्लिश करने का टारगेट रखा है। मतलब आने वाले 3 सालों में हम हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करेंगे, लेकिन अभी के बजट में, अभी के फाइनेंशियल ईयर में हम 200 ऐसे डे केयर सेंटर को स्टैब्लिश करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अच्छा टॉपिक था, अच्छा क्वेश्चन था। और समझो भाई, PM स्वनिधि के अंतर्गत, PM स्वनिधि क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो हमने बिना कोलेट्रल के हमने लोन देने का काम यहाँ पर स्टार्ट किया है, ठीक है। इसके अंतर्गत अब इस सीमा को बढ़ाकर के 30,000 रुपए तक कर दिया गया है, ठीक है। ऋण में वृद्धि की गई, पहले 10,000 रुपए था, अब इसको बढ़ाकर के 30,000 रुपए कर दिया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। सरकार कहती है ना कि पकौड़े बेचो, सरकार कहती है चाय बेचो, तो उसके लिए सरकार 30,000 रुपए तक का बिना कोलेट्रल का यहाँ पर लोन दे रही है, एक अच्छी बात है, करो भाई, ठीक है। चलो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगार, जितने भी गिग वर्कर्स हैं, जितने भी क्विक कॉमर्स सर्विसेज के लिए वर्कर्स हैं, उनके कल्याण के लिए सरकार सोशल सिक्योरिटी योजना भी लेकर के आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्या कर रहे हैं कि ई-श्रम पोर्टल पे सबका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, सबको एक आइडेंटिटी कार्ड सुनिश्चित कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी जेप्टो, स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट, ठीक है, ये सब जितने भी ये गिग वर्कर्स है ना, ठीक है, उनके सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इस बजट में उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, आपने देखा इन्वेस्टमेंट में, आपने देखा पहले लोगों में निवेश क्या क्या हो रहा था, आपने समझ लिया। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं। तो अवसंरचना के विकास के लिए सरकार PPP पे, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ज्यादा फोकस करने को लेकर के आगे बढ़ रही है। और कह रही है इसके लिए क्या कि राज्यों को PPP प्रस्ताव तैयार करने के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड योजना से समर्थन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड से सहयोग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है। प्लस और समझो, राज्यों को सहायता के तौर पर हम क्या कर रहे हैं कि 50 साल की अवधि के लिए बिना ब्याज का लोन दे रहे हैं, सो दैट कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पाए, ठीक है। और समझो, हम जल जीवन मिशन के अंतर्गत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, गारंटी है। चलो नोट करो, क्या जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारा टारगेट क्या था, 100% कवरेज प्राप्त करने का, ठीक है। लेकिन पूरा तो हुआ नहीं। पूरा कितना हुआ, तो 2019 से अब तक, 2019 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी समय जल जीवन मिशन को स्टार्ट किया गया था। अब तक 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को, ठीक है, जो कि भारत की ग्रामीण आबादी का कुल 80% है, को हमने नल जल का कनेक्शन दे दिया है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक हमने चीज अचीव की है। बट टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्कीम को और एक्सपेंड करें। कब तक के लिए, इस मिशन को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है।
और इसमें हम पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे सो दैट कि ये स्कीम बहुत अच्छे से कारगर साबित हो पाए। ध्यान रखना, जल जीवन मिशन, चलो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर। ये क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं मान के चलूंगा अगर आप ये क्वेश्चन बता दोगे तो आपकी तैयारी अच्छी यहां पर चल रही है। क्वेश्चन वहां मिल जाए बस। हाँ, ये रहा क्वेश्चन, चलो पढ़ो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जल जीवन मिशन की घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, इसका लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल सुविधा देना था। थर्ड स्टेटमेंट, केंद्रीय बजट 2025-26 में इस मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाया गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना किसमें से कौन से कथन सत्य है, कौन से कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करो आंसर, तो मैं पानी पी लेता हूं एक बार। गर्मी तो आ गई मेरे भाई। ठीक है, अब गर्मी आ रही है तो अब 1.5 घंटा 2 घंटा की क्लास ऐसे ले पाना में हालत खराब हो जा रही है, बट ठीक है चलिए कंटिन्यू करते चीजों को। ठीक है, ये नहीं भाई क्वेश्चन नहीं दिखाना, क्वेश्चन नहीं दिखाना, रुको तो। ठीक है, तो जल जीवन मिशन समझ में आ गया। अच्छा स्कीम था, अच्छा पॉइंट था, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखो, अर्बन सेक्टर में इंप्रूवमेंट के उद्देश्य हमने एक काम और यहां पर किया हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया हुआ है, हम अर्बन चैलेंज फंड को स्टेब्लिश कर रहे हैं। अब अर्बन चैलेंज फंड क्या है, तो शहरों को विकास केंद्र के तौर पर डेवलप करने के लिए, ध्यान दीजिएगा फिर से मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, शहरों को विकास केंद्र मतलब सिटीज एज अ ग्रोथ हब डेवलप करने के लिए हमने क्या किया हुआ यहां पर। ठीक है, अर्बन चैलेंज फंड को स्टेब्लिश किया, जिसके अंतर्गत हम शहरों को क्रिएटिव रीडेवलपमेंट करेंगे, रचनात्मक पुनर्विकास करेंगे। शहर में जल और स्वच्छता मतलब वाटर और सैनिटाइजेशन के प्रस्तावों को लागू करेंगे और इसके लिए जो हमने अर्बन चैलेंज फंड बनाया है उसमें 1 लाख करोड़ रुपए डाले हैं। कितना? 1 लाख करोड़ रुपया। प्रश्न क्या पूछेगा, अर्बन चैलेंज फंड कुल कितने का है? 4 ऑप्शन, 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 100 लाख करोड़। ठीक है, तो कितने का है? 1 लाख करोड़ रुपए का है। ध्यान रखना उद्देश्य क्या है, सिटीज एज अ ग्रोथ हब डेवलप हो, प्लस सिटीज को हम क्रिएटिव रिडेवलपमेंट कर पाए, प्लस सिटीज के अंतर्गत हम जल और स्वच्छता के प्रस्तावों को लागू कर पाए। ये हमारा कुल टारगेट यहां पर है। आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 सस्टेनेबल सिटीज की बात करता है, याद है मेरे भाई? याद रखना, सस्टेनेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही प्रश्न पूछता है इस टॉपिक से। ठीक है, चल अच्छा, अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। ये क्या है भाई, समझने का प्रयास करना। प्रश्न पूछेगा परमाणु ऊर्जा मिशन क्या है, स्टेटमेंट समझो। 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास प्राप्त करना हमारा टारगेट है। कितना? 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा। कब तक? 2047 तक। ये है परमाणु ऊर्जा मिशन। इसके अंतर्गत हम करने के वाले हैं, हम जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, परमाणु क्षति के लिए जो नागरिक दायित्व अधिनियम है, इन दोनों में संशोधन करेंगे। संशोधन क्यों करेंगे? ताकि हम प्राइवेट प्लेयर्स को, जो निजी खिलाड़ी, जो निजी निवेशक हैं, जो निजी इन्वेस्टर हैं, ठीक है, उसको हम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इनवाइट कर पाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम कर पाए। इसके लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, इन दोनों में संशोधन किया जाएगा। प्लस उसके साथ साथ हमारा टारगेट है कि 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा को हम प्राप्त कर पाए। प्लस उसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा 2033 तक, इंपॉर्टेंट ईयर है, कोई लॉजिक नहीं है, 2033 क्यों दिया गया मुझे नहीं पता, बस ध्यान रखना 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जो कि ट्रेडिशनल परमाणु रिएक्टर्स की तुलना में छोटे होते हैं, ठीक है, उनके अनुसंधान और विकास के लिए हमने ये परमाणु ऊर्जा मिशन स्टार्ट किया। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा मिशन क्या है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ष 2033 तक हम 5 स्वदेशी रूप से विकसित स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से स्टेब्लिश करेंगे। ये हमारा टारगेट है। क्लियर? एक एक पॉइंट कहां से प्रश्न बन सकता है वो सारे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। इतना तो मतलब बहुत मुश्किल है डिस्कस कर पाना। ठीक है, समझना, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं ना, वो एक एडवांस लेवल के रिएक्टर्स होते हैं जिनकी बिजली उत्पादन की क्षमता लगभग 300 मेगावाट
प्रति यूनिट के राउंड होती है, जो कि ट्रेडिशनल की तुलना में कम है, उसका लगभग 1/3 होता है। ध्यान रखना, हम ऐसे 5 को स्टेब्लिश करेंगे कब तक, स्वदेशी रूप से कब तक, 2033 तक। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। देखो भाई, हमने समुद्री विकास कोष का भी निर्माण किया। हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर, हमने किया है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का निर्माण। ठीक है, ये है क्या, ठीक है, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। अच्छा, 2 चीजें और नोट करो, चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, चला रहा छूट गया, मैंने सोचा था बताने के लिए लेकिन छूट गया। परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए हमने 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पर बजट आउटले में शामिल किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा जल जीवन मिशन है उसके लिए हमने 67,000 करोड़, मतलब 67,000 करोड़। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। अर्बन चैलेंज फंड आपका 1 लाख करोड़ का था, ये भी आपको पॉइंट याद ही होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लोग और एक्स्ट्रा नोट कर लेना। ठीक है, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की अगर मैं बात करूं तो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं कि समुद्री उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण हेतु 25,000 करोड़ रुपए का हमने एक कोष बनाया है, एक हमने फंड बनाया है। ठीक है, याद रहेगा। देखो भाई, प्रश्न ऐसे ही पूछेंगे आपको, सर बजट बहुत टफ टॉपिक हो गया, बहुत फैक्ट हो गए। कुछ नहीं फैक्ट है यार, एक बार पूरी क्लास करो, एक बार मेरे क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको हर चीज याद हो जाएगी, गारंटी है मेरी। ठीक है, करना पड़ेगा मेहनत, तो और कोई विकल्प है नहीं भाई। प्रश्न ऐसे ही पूछेगा। प्रश्न क्या पूछेगा, समुद्री विकास कोष मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। पहला कथन क्या कि इसके अंतर्गत कुल 50,000 करोड़ रुपए के कोष की स्थापना की गई है। 50,000 नहीं है, कितना है, 25,000 करोड़ रुपया है। प्लस इसके अंतर्गत सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 49% का है, ध्यान रखिएगा। प्लस इसके अलावा जो बाकी कंट्रीब्यूशन बच रहा है वो शेष जो पोर्ट्स हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनकी मदद से इस फंड को जुटाया जाएगा। ये बात यहां पर इसके तरह बताया गया। ठीक है, तो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड क्या है, कैसे है, क्यों है, ध्यान रखना। क्यों है, क्योंकि ये समुद्री उद्योग के लिए दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म वित्त पोषण करने वाला है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। देखो भाई, ठीक है, उड़ान के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं कि 120 नए गंतव्य शामिल करने वाले डेस्टिनेशन को जोड़ने वाले हैं। अच्छी बात है भाई, उड़ान आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। उड़े देश का आम नागरिक, अभी तो उड़ान इतने महंगा हो गया कि क्या ही बताया जाए। ठीक है, तो बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा को स्टेब्लिश किया जा रहा है, पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। प्लस बिहटा में हम क्या कर रहे हैं, एक ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, समझना, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड थोड़ा सा वर्क करो, मेहनत करो, समझ में आएगा ग्रीनफील्ड क्या होता है, ब्राउनफील्ड का तो बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक है, मैंने कई बार डिस्कस भी किया आप लोगों के साथ, अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो एक बार पढ़ लेना क्या होता है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि देखो भाई, बिहार में इलेक्शन है तो बिहार में बहुत कुछ चीजें हो रही है। एक हमने क्या देखा था बिहार में, अभी इससे पहले हमने बिहार में देखा था कि बिहार में आपका भूल गया मैं, एक सेकेंड, एक तो वो फूड टेक्नोलॉजी वाला एक इंस्टीट्यूट की स्थापना किया गया था, उससे पहले मखाना बोर्ड हमने देखा था। फिर हमने देखा कि बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, बिहार के बिहटा में एक ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। प्लस मिथिलांचल में बिहार में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना, वेस्टर्न कोशी कैनाल प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना। तो ये सारे काम बिहार में हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि बिहार में इलेक्शन, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो भाई, ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ और अच्छे पॉइंट डिस्कस करूंगा ताकि मजा आ जाए आप लोगों को। स्वामित्व फंड, स्वामित्व क्या है, इससे पहले आपने एक स्कीम सुना होगा स्वामित्व। स्वामित्व स्कीम क्या था, जमीन उमीन को लेकर के था। ठीक है, तो स्वामी फंड जो है, अगर मैं इसका फुल फॉर्म आपको बताऊं तो स्पेशल विंडो फॉर, ठीक है, स्पेशल विंडो फॉर एफोर्डेबल, मतलब किफायती और मिड इनकम हाउसिंग, इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, एक हमने स्वामी फंड को स्टेब्लिश किया है। वो बहुत पहले का प्रोजेक्ट है, अभी स्वामी फंड 2 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अंतर्गत क्या करने वाले हैं, तो हम 40,000 ऐसे यूनिट, ऐसे हाउसेस को बनाएंगे और उनको लोगों को मतलब दे देंगे। ये हमारा स्वामी फंड के अंदर का टारगेट है। ठीक है, तो स्वामी क्या है, सिंगल विंडो फॉर एफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। ठीक है, ये है स्वामी, और इसके अंतर्गत 40,000 इकाइयां 2025 में पूरी की जाएंगी, ये बात यहां पर बताया गया है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ा जाए। अब देखो भाई, सरकार टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए सरकार ने एक बात यहां पर बहुत अच्छी बात बताई है। सरकार ने कहा है कि हम ऐसा करेंगे ना रोजगार, जो कि रोजगार आधारित विकास पर, मतलब ऐसा डेवलपमेंट हम करने वाले हैं टूरिज्म सेक्टर के अंतर्गत कि रोजगार आधारित विकास हो। इसके लिए सॉरी, होम स्टे के लिए हम क्या करने वाले हैं, मुद्रा ऋण देने वाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना।
टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, होम स्टे के लिए भी हमने क्या किया हुआ है, मुद्रा ऋण की व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित की है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके अलावा भारत में मेडिकल टूरिज्म, इस क्षेत्र में सरकार ज्यादा एफर्ट कर, सरकार ज्यादा प्रयास कर रही है, ये बात भी आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब देखो, मैंने कहा था ना, ये इन्वेस्टमेंट 3 चीजों में हो रहा है, लोगों में, पब्लिक में, इकोनॉमी में। ठीक है, इकोनॉमी में आपने इन्वेस्टमेंट अभी देखा। ठीक है, और थर्ड आपका इनोवेशन में। इनोवेशन में क्या इन्वेस्टमेंट है समझना। सरकार ने क्या किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए सरकार ने केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रखा है। और प्रश्न पूछता कि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के सरकार कौन से प्रयास करे, तो बताना पड़ेगा कि प्राइवेट प्लेयर्स इसमें अच्छी भूमिका निभा पाए। इसके लिए हमने 20,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर एक बजट आउटले तैयार किया है। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, जो बाकी सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं, ये पॉइंट समझो। फसलों के लिए एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, ध्यान समझना। फसलों के जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक स्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा है कि भविष्य में खाद्य और पोषण, मतलब फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन वाला भारत का दूसरा जीन बैंक स्टेब्लिश किया जाएगा। आपके मन में प्रश्न आया क्या, भारत का पहला जीन बैंक कहां पर था? ठीक है, तो भारत का जो पहला जीन बैंक है वो 1996 में स्टेब्लिश किया गया था, और उसके पश्चात अब पहली बार इस बार के बजट में, ठीक है, भारत में 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन वाला सेकेंड जीन बैंक स्टेब्लिश किए जाने की बात कही गई है। ठीक है, अच्छा समझो भाई, जो भारत का पहला जीन बैंक था फसलों के जर्म प्लाज्म के लिए, वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो है, ठीक है, उसके द्वारा नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो फसलों के संदर्भ में ये पॉइंट ध्यान रखना। अनुसंधान के हमने 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किया, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमने एक ज्ञान भारतम मिशन स्टेब्लिश किया, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन। अब ये क्या समझना, तो 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को कवर करने के लिए हमारी पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, ठीक है, मतलब उसका सर्वे, उसका डॉक्यूमेंटेशन और उसका संरक्षण, ये 3 चीजें की जाएंगी किसके अंतर्गत, ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत। कितने पांडुलिपियों का, तो 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को यहां पर शामिल किया जाएगा। ज्ञान भारत मिशन, ज्ञान को साझा करने के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसका हम डिजिटल एक कलेक्शन करें। इससे पहले आपने एक स्कीम और पढ़ी थी, मैं फिर समझाता हूं क्या, भारतीय भाषा पुस्तक योजना। ये स्कूलों और उच्चतर शिक्षा के लिए जितने भी भारतीय भाषा की बुक्स हैं उनको डिजिटली प्रोवाइड कराने के लिए हमने भारतीय भाषा पुस्तक योजना स्टार्ट किया था। ये जो हम देख रहे हैं जो ज्ञान भारत मिशन है, ये 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के पार्ट है उनको डिजिटली अवेलेबल कराने के लिए उनका सर्वेक्षण, उनका सर्वे, उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनका संरक्षण करने पर आधारित मिशन है। ठीक है, तो ज्ञान भारत मिशन क्या है ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो, भारत का विकास का चौथा इंजन एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। एक्सपोर्ट के लिए हमने क्या किया हुआ है कि बहुत ज्यादा नहीं, आप एक पॉइंट ये ध्यान रखो बस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए हमने एक भारत ट्रेड नेट को स्टेब्लिश किया है। अब देखो सर ये भारत ट्रेड नेट क्या है, समझने का प्रयास करना। तो व्यापार प्रलेखीकरण मतलब ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन, वित्त पोषण मतलब फाइनेंसिंग, इनके समाधानों के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के तौर पर, ठीक है, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रस्ताव रखा गया है जिसका नाम क्या होगा, भारत ट्रेड नेट। भारत ट्रेड नेट क्या है, एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि क्या करने वाला है, इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस देने वाला है। इसके उद्देश्य हमने क्या किया हुआ है, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, इसका नाम रहेगा भारत ट्रेड नेट। क्लियर? ठीक है, फिर समझना भारत ट्रेड नेट क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का डॉक्यूमेंटेशन और वित्त पोषण की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य हमने भारत ट्रेड नेट को स्टेब्लिश किया। ठीक है, आप ये नेट से इंटरनेट मत कंफ्यूज कर जाना, आप भारत नेट से इसको मत कंफ्यूज कर जाना। मैं इसीलिए बहुत फोकस करके यहाँ पर समझा रहा हूँ कि भारत ट्रेड नेट है। ये ट्रेड मतलब व्यापार, व्यापार किसका, इंटरनेशनल व्यापार। ठीक है, तो उस पर ये फोकस किया जा रहा है। अच्छा, और समझो भाई यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी, हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख नहीं रहा है मुझे, बट 1-2 पॉइंट अगर छूट रहा हो तो मैं दिखा देता हूँ कुछ खास। तो हाँ, ये देखो, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में याद करना। ठीक है, नोट कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हम एयर कार्गो के लिए भंडारगृह मतलब कोल्ड स्टोरेज की सुविधा बढ़ा रहे हैं। एयर कार्गो के लिए क्या करने वाला समझो, जो उच्च मूल्य वाले
शीघ्र खराब होने वाले, बहुत ज़्यादा जल्दी खराब होने वाले जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, जो बागवानी उत्पाद होते हैं, जैसे मानो आम हो गया, मानो कोई फल हो गया जो बहुत जल्दी खराब हो जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे फसलों के लिए हम एयर कार्गो के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और भंडार गृह मतलब कोल्ड स्टोरेज की सुविधा को इम्प्रूव करेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक ये भी इनिशिएटिव आप लोगों को शामिल कर लेना चाहिए, जो कि अपने में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्लियर क्लियर। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने सरकार क्या कर रही है? सरकार ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए भारत ट्रेडनेट पर काम किया, एयर कार्गो की सुविधा दे रही है बागवानी फसलों के लिए, प्लस इसके अलावा आप देखो जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए हमने एक नेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया। आपको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या है? देखो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का मतलब बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है। अगर हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात करें तो एक ऐसे सेंटर जहां से जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ठीक है, अपना व्यवसाय का संचालन करती हैं, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो देखो टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा दिया जाएगा सो दैट कि मल्टीनेशनल कंपनियां वहां पर भी आकर के स्टेब्लिश हो पाएं, अपना व्यापार कर पाएं। ये एक बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है ना। तो इसके उद्देश्य हमने क्या किया हुआ है, एक नेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया। किसके लिए? तो टियर 2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को स्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी नोट कर लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। एक ये है निर्यात संवर्धन मिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की बात यहां पर कर रहा है, जिसमें 3 मंत्रालय शामिल हैं, वो नाम ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एमएसएमई मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से एक्सपोर्ट क्रेडिट निर्यात ऋण तक आसान पहुंच बनाने के लिए इसको हमने स्टेब्लिश किया, ठीक है। तो निर्यात संवर्धन मिशन एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी यहां पर स्टेब्लिश की जा रही है, ठीक है। बात क्लियर है? देखो भाग ए आपका यहां पर कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। भाग ए के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स और बचे, जैसे कि सरकार ने कहा था ना आपसे कि भाई देखो 4 इंजन है, ठीक है, 4 आपके इंजन है, ठीक है। AIME एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, MSMEs और एक्सपोर्ट। इस इंजन को काम करने के लिए हमको ईंधन देना पड़ेगा। ईंधन हम क्या देंगे? तो ईंधन देंगे हम रिफॉर्म्स के तौर पर, सुधारों के तौर पर। कौन कौन सा ईंधन दे रहे हैं? तो हम टैक्स रिफॉर्म कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ रिफॉर्म कर रहे हैं, हम कुछ रेगुलेटरी कुछ विनियामकी सुधार कर रहे हैं। तो ये कुछ सुधार करने के माध्यम से हम इन इंजनों को एक फ्यूल प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे रिफॉर्म किए जा रहे हैं भाई? देखो तो हमने सरकार ने कहा कि भाई हम कर प्रशासन में क्या करा कि पहले विश्वास बाद में जांच। भाई ठीक है, आपने बोल दिया कि इतना लाख हमको पैसा मिला है, हम मान ले रहे हैं, बाद में आवश्यकता पड़ेगी तो हम जांच करेंगे। पहले मैंने आपकी बात मान लिया, सरकार ने कहा कि बहुत प्रोसेस इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो काम यहां पर ये करिए सरकार। दूसरा काम क्या? जो बीमा क्षेत्र है, ठीक है, जो इंश्योरेंस सेक्टर, उसमें FDI की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कैसे? तो अपने संपूर्ण प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट जो भारत में ही करेंगे उन कंपनियों के लिए FDI की सीमा को बढ़ा करके 74% से 100% कर दिया गया। ध्यान रखना, पहले FDI में जो इंश्योरेंस सेक्टर में, जो बीमा क्षेत्र में FDI था वो 74% था, अभी इसको बढ़ा करके 100% किया गया केवल उन कंपनियों के लिए जो अपने कंप्लीट प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट कहां पर करने वाली है? भारत में ही करने वाली है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, चल। सरकार ने एक यहां पर और बताया, सरकार ने कहा कि रेगुलेटरी कुछ रिफॉर्म जो बता रहा है, कह रहा है सरकार कि राज्यों के लिए, ठीक है, हमने एक निवेश अनुकूल सूचकांक तैयार किया। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं कि ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में ये प्रश्न पूछ दे तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्या कि सरकार ने विनियामकीय क्षेत्र में सुधार करने के उद्देश्य एक राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक, एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स यहां पर तैयार किया है, ठीक है। ये 2025 में पहली बार शुरू किया जाएगा, ठीक है। प्रश्न ये बनता है कि इसको जारी कौन करेगा, ठीक है। बजट में बात नहीं बताई गई है, लेकिन नीति आयोग, आप लोगों को ध्यान रखना है कि नीति आयोग क्या करने वाला है? निवेश अनुकूल सूचकांक। इससे पहले क्या था आपको याद होगा, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आता था, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी क्या है? अभी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स राज्यों के लिए हम तैयार कर रहे हैं, तो 25 में पहली बार शुरू किया जाएगा और नीति आयोग शुरू करेगा। ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से और डिटेल में आपको ये बात समझाया, ठीक है। बाकी जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, हम लोग चीजों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब समझना, इनडायरेक्ट टैक्सेस में देखो और डायरेक्ट टैक्सेस में सरकार ने कुछ चेंजेस किया है, ठीक है। क्या चेंजेस किया समझना।
डायरेक्ट टैक्सेस में पहले समझने का प्रयास करो, ठीक है। सरकार ने कहा कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर दे नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप सैलरीड इंप्लॉय हो तो आपको इसमें 75,000 रुपए का और चीजें मानक कटौती में शामिल की जा रही है। तो सैलरीड इंप्लॉय के लिए ये रुपए कितना है, 12,75,000, ठीक है। 12,75,000 रुपए तक पर कोई टैक्स यहाँ पर नहीं है, सरकार ये बताती है। प्लस सरकार का जो टैक्स स्लैब है वो क्या है समझना, 0 से 4 लाख में 0 है, 4 से 8 लाख में 5% है, 8 से 12 लाख में 10% है, ठीक है। और ऐसे 15, 20, 25 और 30%, ठीक है। तो इतने टोटल स्लैब है। आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि 12,75,000 पर टैक्स नहीं लगेगा, तो वो उसमें कुछ कटौतियां शामिल होती है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है ना, तो उसमें बहुत चीजें होती है कि ये यहाँ पर पैसा जा रहा है, वहां पर पैसा जा रहा है, तो उन सबको लेकर के 12,75,000 आ जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि 12 लाख रुपए तक पर कोई कर नहीं है। अगर आप सैलरीड इंप्लॉय तो आप 12,75,000 हो जा रही है, ठीक है। जो टोटल टैक्स स्लैब से वो 0 से 4 में 0 है, 4 से 8 में 5 है, 8 से 12 में 10 है, 12 से 16 में, अच्छा समझो याद रखना बहुत सिंपल तरीका, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, मतलब क्या एक सीरीज बन रही है यहाँ पर भी, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ठीक है। और ये क्या है 5, 10, 15, 20, 25, 30 भी सीरीज है, ठीक है। इधर 4 की सीरीज चल रही है, इधर 5 की सीरीज चल रही है, एग्जैक्टली याद कर लेना, कोई समस्या ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो टैक्स स्लैब क्या है, कितना है, याद हो गया, क्लियर पॉइंट। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट और याद कर लो जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। क्या बता रहा हूँ भाई, एक तो मैं आपको ये बता रहा हूँ क्या कि सरकार ने कहा है, ठीक है, कि कुछ औषधियों और दवाओं पर के इंपोर्ट पर हम छूट देंगे। जो 36 जीवन रक्षक औषधियां हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम कोई भी बुनियादी सीमा शुल्क क्या होता है ना, बीसीडी कहते हैं इसको, बीसीडी मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है। तो जब भी कोई सामान इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके आता जाता है तो उसके ऊपर ये ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि भाई चूंकि ये जीवन रक्षक औषधियां, तो इनके इंपोर्ट पर हम कोई भी बुनियादी सीमा शुल्क नहीं लेंगे, ठीक है। ये सरकार यहाँ पर बात बताती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। सरकार ने यहाँ पर एक बात और बताया, कहा है क्या कि जितने महत्वपूर्ण खनिज जैसे कि कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी के स्क्रैप, सीसा, जस्ता, इन पर भी बीसीडी से छूट दी जा रही है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्लस जो टेक्निकल वस्त्र होते हैं, टेक्सटाइल होते हैं, जो तकनीकी वस्त्र होते हैं, उनके घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से छूट प्राप्त वस्त्र मशीनरी, जिसकी मशीन होती है ना, उनके आने में भी हम पूरी तरह से छूट यहाँ पर दे रहे हैं। ये बात सरकार यहाँ पर बता रही है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर कोई भी ऐसे पॉइंट है जो कि आप लोग को याद करने हो, तो मैं ये सारे पॉइंट डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। ये सारे पॉइंट्स मतलब अननेसेसरी पॉइंट होते हैं। सेक्शन बी के अंतर्गत ना बजट में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ हमारे लिए नहीं होती है, बट ठीक है, जो काम की चीज़ें मैं एक बार आप लोगों को फिर से समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या यहाँ पर न रह जाए, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, अगर मैंने कुछ पॉइंट मार्क करके रखा हो जो कि आप लोगों को बताना हो तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। 1 मिनट बस 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 बस, ठीक है बस। तो ये आप लोगों की बजट की पूरी क्लास थी, एग्जैक्टली 1 घंटा 56 मिनट की पूरी क्लास हुई है, ठीक है। अब समझना, ये जो पीडीएफ आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बात बतानी पड़ेगी कि आज की पूरी क्लास कैसी लगी। मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मैं 2 घंटा तक क्लास देखने पर मजबूर कर पाया, मतलब मैंने एफर्ट किया है, मैंने क्लास पर काम किया, ताकि आप तभी इतनी अंत तक इस क्लास को देख रहे हो, ठीक है। तो क्लास के संदर्भ में आपका जो भी फीडबैक है, जो भी सजेशन है, जो भी आप और चाहते हो वो जरूर बताओ, अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। ये एक तरीके से आप हमको गुरु दक्षिणा दे रहे हो, ठीक है, और कुछ नहीं है। आपने हमसे कुछ ज्ञान अर्जित किया, जो भी छोटी मोटी बात आपने समझी उसको आप अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ये मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो। प्लस एक अनुरोध आप सबसे मैं और करूंगा, इस सेशन को जितना ज्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, बाकी चैनल्स में, बाकी ग्रुप्स में शेयर करिए, सो दैट कि ये जो वीडियो है ना, हमारी रीच थोड़ी सी बढ़े। देखिए हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं आप लोगों के लिए, एफर्ट्स और करेंगे जब हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, हमको भी होती है, ठीक है। हम भी इसी धरती से, हम मंगल ग्रह से नहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को काम करना पड़ेगा। यूपीआरओ के लिए बहुत शानदार बैच चल रहा है, वो सब चीज आप लोग देख लेना। प्लस ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की पीडीएफ मैं शेयर तो कर दूंगा, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चंस को मैं अलग से क्लास में भी कराऊंगा, ताकि आप लोगों का सारे एमसीक्यू यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। और जो मैंने काम कहा है आप लोगों से कमेंट सेक्शन में बताने को, वो जरूर करिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।